आज हमारे रेसिडेंशियल स्टेटस का तीसरा क्लास है। आज हमारा टारगेट क्या है कि आज हम लोग रेसिडेंशियल स्टेटस पहले एक छोटा सा टॉपिक बाकी है, बिजनेस कनेक्शन। पहले अपने वो फिनिश करेंगे और बिजनेस कनेक्शन होने के बाद फिर हम लोग करेंगे स्कैनर सॉल्विंग। यानी आज तक एग्जाम्स में रेसिडेंशियल स्टेटस पे जो जो सम्स आए थे उन सब को एक एक करके देखेंगे, आरटीपी देखेंगे, एमटीपी देखेंगे, सब देखेंगे। तो दिस विल टेक अ लिटिल टाइम। सब मिलाती है सब काम आज का टारगेट है, ठीक है। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं रेसिडेंशियल स्टेटस का वो एक पार्ट जो भी हमारा करना रह गया, उसका नाम है बिजनेस कनेक्शन। तो अभी किसी टॉपिक पे बात नहीं कर रहे, खाली एक जो टॉपिक बाकी है ना उसी पे सीधा जंप करते हैं, बिजनेस कनेक्शन, ठीक है। लास्ट क्लास थे आप लोग, ओके। टॉपिक का नाम है बिजनेस कनेक्शन। क्या चल रहा है? चल रहा है सेक्शन 9, इनकम डीम टू अक्रू और अराइज इन इंडिया। इनकम डीम टू अक्रू और अराइज इन इंडिया में हमने आपको बोला था कि बिजनेस इनकम शैल डीम टू बी अर्नड इन इंडिया इफ द क्या business income is deemed to be earned in India if it has been earned through a business connection in India। बात क्लियर? राधे इसी चलाइए वाला। इनकम डीम टू अक्रू इन इंडिया सेक्शन 9 बिजनेस कनेक्शन, और इसमें बोला हुआ है बिजनेस इनकम शैल डीम टू बी अर्नड इन इंडिया इफ इट हैज बीन अर्नड, या इट हैज बीन अर्नड थ्रू अ बिजनेस कनेक्शन इन इंडिया, राइट? ओके। अब सारा दारोमदार आ गया एक वर्ड पे कि व्हाट इज बिजनेस कनेक्शन। यही हम लोग करने जा रहे हैं। एग्जाम में ये टॉपिक कई बार पूछा हुआ है, व्हाट इज बिजनेस कनेक्शन। तो बिजनेस कनेक्शन 3 कारणों से बन सकता है, 3 कारणों से, और 4 कारणों पे हम लोग बिजनेस कनेक्शन नहीं बोलते। तो आपको ये 3 और 4 वर्ड याद रखने हैं। क्या? देयर आर 3 सिचुएशन जब हम लोग बोलेंगे बिजनेस कनेक्शन बन गया, और देयर आर 4 कनेक्शन जब हम लोग बोलेंगे कि नहीं अभी बिजनेस कनेक्शन नहीं बना। पहला, आपने यदि इंडिया में कोई एजेंट हायर किया, आपने इंडिया में कोई एजेंट बुक किया, और उस एजेंट का काम है कि नॉन रेसिडेंट के बिहाफ में यहां पे ट्रांजैक्शंस कंप्लीट करना या ट्रांजैक्शंस के मेजर डिसीजंस लेना, तो फिर इस एजेंट को हम लोग बोलेंगे बिजनेस कनेक्शन। इस एजेंट का काम क्या है? देखो, हम है नॉन रेसिडेंट, हम बाहर में बैठे हैं, इंडिया में अपने एक एजेंट बुक कर रखे हैं जो अपने बिहाफ में डिसीजंस लेता है, कॉन्ट्रैक्ट कंक्लूड करता है। तो ऐसे एजेंट को हम बोलेंगे बिजनेस कनेक्शन। 1 एजेंट में ही आप 3 पॉइंट और ले लो। एक तो ये क्या कर रहा है? कॉन्ट्रैक्ट कंक्लूड कर रहा है। दूसरा, ये मेरे बिहाफ में माल की लिखना नहीं है, ऐसे इनकम्प्लीट लिखते क्या फायदा? पहली बार थोड़ी पढ़ रहे हो मेरे से, पहले पूरा पढ़ाऊंगा फिर सारा लिखाऊंगा, 2 बार रिवीजन होगा। चलो मैं भी नहीं लेता, बट तुम बच्चे हो यार। तो बिजनेस कनेक्शन तब माना जाएगा जब आप 3 सिचुएशन में फॉल कर रहे हो। पहले सिचुएशन की बात हो रही है एजेंट, और एजेंट में भी 3 पॉइंट है।
पहला वो एजेंट जो आपके बिहाफ में कॉन्ट्रैक्ट कंक्लूड कर दे उसको बोलेंगे बिजनेस ट्रांजैक्शन। दूसरा वो एजेंट जो आपके बिहाफ में ऑर्डर बुकिंग करे, लाइक बीपीओ। बीपीओ का काम क्या है? अपने चाइना की कंपनी इंडिया में खोल रहे हैं क्या? बीपीओ, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग। काम क्या है? यहां पे बैठ के दिन भर उसकी पूरी टीम इंटरनेट चलाती है और पूरे वर्ल्ड में हमारे प्रोडक्ट, चाइना के प्रोडक्ट के बारे में बता रही है और ऑर्डर ला के अपने पेरेंट कंपनी को फॉरवर्ड कर रही है, अपने प्रिंसिपल को फॉरवर्ड कर रही है। तो ये जो बीपीओ है इसका काम क्या है? ऑर्डर बुक करना और ऑर्डर पास ऑन करना। ये माना जाएगा बिजनेस कनेक्शन इन इंडिया। So if you have an agent who can conclude contract on your behalf, that is a business connection. If a non-resident has an agent who secures order on behalf of non-resident, so this is a business connection. If a non-resident has a warehouse in India, warehouse in India from where the goods are habitually supplied, so this will be treated as a business connection. तो business connection के agent में 3 पॉइंट होते हैं। An agent who conclude contract on behalf of non-resident, an agent who secures order on behalf of non-resident, an agent who operates a warehouse from where the goods are habitually supplied. Habitually मतलब regularly supplied. कोई accidentally एक बार सप्लाई नहीं होता, हमेशा ही सप्लाई होता रहता है। तो that is a business connection. तो एजेंट पॉइंट पे आपको 3 पॉइंट लिया। दूसरा बिजनेस कनेक्शन का रीजन हो सकता है उसको हम लोग बोलेंगे क्या? नॉन रेसिडेंट इज सेड टू हैव अ बिजनेस कनेक्शन इन इंडिया if he has special presence in India. What is this presence in India? Suppose एक नॉन रेसिडेंट भाई साहब है जो इंडिया में अपना कभी कदार गुड्स बेच देता है, कभी कदार सर्विस बेच देता है, तो क्या आप उसको बिजनेस कनेक्शन बोलेंगे क्या? या उसका इंडिया में वेबसाइट से थ्रू डाउनलोड करते रहते हैं उसके एप्स, उसके सॉफ्टवेयर्स, उसके एंटीवायरस बहुत पॉपुलर है, तो इंडिया में लोग उसको डाउनलोड करते रहते हैं। उसके वीडियो गेम्स है जो लोग इंडिया में डाउनलोड करते रहते हैं। अब ये जो इंडिया में डाउनलोडिंग हो रही है, क्या ये सब बिजनेस कनेक्शन माना जाएगा? तो इस पे डिलेमा था। अब लॉ ने इसे क्लियर कर दिया कि यदि आपका इंडिया में इन डाउनलोडिंग के कारण, गुड्स के कारण, सर्विस के कारण यदि आपका 2 करोड़ से ऊपर का ट्रांजैक्शन हो जाता है तो यू हैव अ बिजनेस कनेक्शन इन इंडिया। तो सारी फॉरेन कंपनीज, वो सारे नॉन रेसिडेंट जिसका इंडिया में स्पेसिफिक इकोनॉमिक प्रेजेंस है, क्या इकोनॉमिक प्रेजेंस है कि इंडिया में उनकी गुड्स, उनकी सर्विस, उनकी प्रॉपर्टी, उनके डाउनलोडिंग्स एसेट्रा के कारण 2 करोड़ से ज्यादा का ट्रांजैक्शन होता है, तो दैट विल बी ट्रीटेड एज बिजनेस कनेक्शन इन इंडिया। वैसे ही कुछ फॉरेन के ऐप यहां पे फ्री में डाउनलोडिंग है, ठीक है, उनका धंधा अलग है। तो वो डाउनलोडिंग, ऐप की डाउनलोडिंग में यदि नंबर ऑफ यूजर्स 3 लाख से ज्यादा हो जाए तो हम बोलेंगे भैया ये तो अच्छा खासा काम हो रहा है। तो देन यू विल बी कॉल्ड, यू हैव अ बिजनेस प्रेजेंस, बिजनेस कनेक्शन इन इंडिया। इन दोनों को मिलाकर हम लोग क्या बोलते हैं? स्पेशल इकोनॉमिक प्रेजेंस। तो आपका इकोनॉमिक प्रेजेंस है ना इंडिया में, आपके इंडिया में ट्रांजैक्शन 2 करोड़ से ज्यादा होते हैं, 2 करोड़ वर्थ से ज्यादा होते हैं, या फिर आपके इंडिया में डाउनलोडिंग नंबर ऑफ यूजर्स 3 लाख से ज्यादा है, 2-3 याद रहेगा, 2 करोड़ 3 लाख, नंबर ऑफ यूजर्स 3 लाख ऑब्वियसली, और वैल्यू ऑफ ट्रांजेक्शन 2 CR। तो 2 CR से यदि आपके नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन ज्यादा है और 3 लाख से यदि आपका नंबर ऑफ यूजर्स ज्यादा है तो हम लोग बोलेंगे भैया आपका इंडिया में स्पेशल इकोनॉमिक प्रेजेंस है, एंड दैट इज कॉल्ड बिजनेस कनेक्शन। एक डायमंड को लेके पॉइंट बना दिया इन्होंने बोला कि यदि कोई रॉ डायमंड की फॉरेन कंपनी है, फॉरेन कंपनी का रॉ डायमंड, अनपॉलिश्ड डायमंड इंडिया में सिर्फ डिस्प्ले होता है, तो दैट इज नॉट, ये तो एक्सेप्शन में आते अपने, हाँ ये तो एक्सेप्शन में आते हैं।
तो फाइनली बिजनेस ट्रांजैक्शन से 2 पॉइंट हुए, एजेंट के 2 और स्पेशल इकोनॉमिक प्रेजेंस थे, अच्छा एजेंट के 3 और यहां पे 2, तो 3 + 2 ये आपके हो जाए क्या, बिजनेस ट्रांजैक्शन। और एक्सेप्शंस थे, एक्सेप्शंस थे भी 3 + 2 कर दे क्या। 3 केसेस में बिजनेस ट्रांजैक्शन, इन केसेस में बिजनेस ट्रांजैक्शंस नहीं माने जाएंगे। फॉलोइंग केसेस, नंबर 1, यदि आपका इंडिया में सिर्फ एक ब्रोकर है, क्या है, ब्रोकर है, तो दैट इज नॉट अ बिजनेस ट्रांजैक्शन। डू यू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन ब्रोकर एंड एजेंट? आई एम आस्किंग डिफरेंस बिटवीन ब्रोकर एंड एजेंट। हाँ, what is the difference? हाँ, नहीं, not at all. Agent is also working on commission basis. He is not your employee. Agent is not your employee, so he is not getting salary. He is getting commission. Broker is also getting commission. हाँ, difference between broker and agent. Is it decision? Decision is the main, all same. Decision is the key factor. Something more? Anyone else? Difference between broker and agent. क्या बात, कॉमर्स के स्टूडेंट और ब्रोकर और एजेंट में डिफरेंस नहीं बताओगे? एंड डिफरेंस इज कि एजेंट जो है ना वो सिर्फ मेरे बिहाफ में काम करता है, और ब्रोकर जो है ना वो सबके बिहाफ में काम करता है। तो जब कोई स्टूडेंट हमारी ज्यादा ही तारीफ करने लग जाता है ना, तो बोलते हैं अबे एजेंट है क्या सर का, हाँ कमीशन चाहिए क्या तेरे को सर से। तो एजेंट मतलब जो सिर्फ एक्सक्लूसिवली आपके बिहाफ में काम करता है, और ब्रोकर मतलब वो सबके बिहाफ में काम करेगा। जैसे सपोज मैंने मार्केट में 2 एजेंट छोड़ दिए, तो बाहर जाके एक ही बात बोलेंगे, बस टैक्स पढ़ना है तो मुंद्रा से पढ़, टैक्स मतलब मुंद्रा और तो नहीं। वो किसी और की बात कोई बोलते बोले वो फालतू है, सिर्फ यही अच्छा है, दैट इज कॉल्ड एजेंट। और सपोज मार्केट में टैक्स ट्यूशन के ब्रोकर है, तो उसको कोई मुंद्रा से मतलब नहीं है, कोई फलाना से मतलब नहीं, कोई ढिकाना से मतलब नहीं है, उसको खाली स्टूडेंट से मतलब है। तीसरा चाहिए, बोल तीसरा वीडियो चाहिए तेरे को, मिल जाएगा, वो भी बहुत बढ़िया पढ़ाता है। तुम जो नाम बोलेगा वो बोलेगा वो बहुत बढ़िया पढ़ाता है, क्योंकि उसको किसी से मतलब नहीं है, उसको सिर्फ स्टूडेंट से मतलब, अपने कमीशन से मतलब है। गॉट इट? तो ब्रोकर किसी के बिहाफ में काम नहीं करता, और एजेंट एक्सक्लूसिवली एक पर्सन के बिहाफ में काम करता है, राइट? तो व्हेन वी से वी गॉट द एजेंसी, मतलब मैं उसका माल बेचूंगा और सिर्फ उसी का माल बेचूंगा। और व्हेन वी से कमीशन, सॉरी व्हेन वी से ब्रोकरशिप, तो ब्रोकर तो सबका माल बेचे। हाँ, तो यदि यू हैव few brokers in India, the brokers are not treated as business transaction. Next point, if you have purchase agent in India, तो do you have an agent, परंतु उस एजेंट का काम क्या है, रिस्ट्रिक्टेड, इंडिया से माल उठाना, ऑर्डर लाना नहीं, माल बेचना नहीं, सिर्फ माल उठाना, तो दैट इज नॉट अ बिजनेस ट्रांजैक्शन। एंड इफ यू आर इंगेज्ड इन न्यूज बिजनेस, तो आपको पता है कि न्यूज बिजनेस में तो हर न्यूज चैनल को हर बड़ी बड़ी कंट्री में अपना एक काउंटर बैठा के रखना पड़ता है, क्योंकि हमें वहां की न्यूज से मतलब है। तो ऐसे में इफ यू आर ए न्यूज बिजनेस एंड यू हैव सम कलेक्शन सेंटर इन वेरियस कंट्री, कलेक्शन सेंटर मतलब न्यूज कलेक्शन सेंटर, सो दैट न्यूज कलेक्शन सेंटर इज नॉट ट्रीटेड एज बिजनेस, क्योंकि वो तो हर न्यूज चैनल का हर कंट्री में है। नेक्स्ट, इफ यू आर एंगेज्ड इन सिनेमेटोग्राफी बिजनेस and your activities are confined to shooting in India, then such activities are not treated as business nature. फॉरेन के मूवी आ रही है और उस फॉरेन की मूवी में इंडिया की शूटिंग है, सिर्फ इंडिया की शूटिंग है, स्लम डॉग इंडिया की शूटिंग है, तो इंडिया की शूटिंग होने से वो बिजनेस नेशन नहीं माना जाएगा, मियरली बिकॉज ऑफ शूटिंग। अब इंडिया में और भी काम किया तो बात अलग है, जस्ट शूटिंग करके चला दिया, शूट करके चला दिया, तो दैट इज नॉट अ बिजनेस ट्रांजैक्शन। बात क्लियर? यदि आपका रॉ डायमंड, फॉरेन कंपनियों और आपका रॉ डायमंड का बिजनेस है
और आपने इंडिया में सिर्फ उस डायमंड का डिस्प्ले किया है इन द नोटिफाइड जोन। आपका डायमंड का बिजनेस है और आपने वो रॉ डायमंड सिर्फ इंडिया में डिस्प्ले किया है और कुछ नहीं किया, एग्जीबिशन में डिस्प्ले किया है, तो दैट डिस्प्ले एक्टिविटी इज नॉट ट्रीटेड एज बिजनेस ट्रांजैक्शन। बात क्लियर? तो ये सब मिला के हमने एक्सेप्शंस बताया कि ये सब बिजनेस ट्रांजैक्शंस नहीं माने जाएंगे। तो आपके पास 5 पॉइंट हो जाए बिजनेस ट्रांजैक्शंस माने जाएंगे और आपके पास 5 पॉइंट हो जाए कि बिजनेस ट्रांजैक्शंस नहीं माने जाएंगे। ठीक है, एक बार अपने को इन 10 पॉइंट को फिर से लेना पड़ेगा। बोलिए। दोनों ही न्यूज है, बोथ आर एंगेज्ड इन न्यूज बिजनेस। अब वो पेपर में लाए या मूवी में लाए या टीवी में लाए, न्यूज ही है। तो फाइनली वापस से लेके आते हैं। जो बच्चे थोड़े लेट आए उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि हुआ क्या, कौन सा टॉपिक चल रहा है, तो उनके लिए जीरो से आते हैं। हम टॉपिक कर रहे हैं अपना बचा हुआ जो हमारा लास्ट क्लास रह गया था, इनकम डीम टू एक्रू इन इंडिया। उसमें हमने प्रॉपर्टी इनकम किया, सैलरी इनकम किया, डिविडेंड इनकम किया, इंटरेस्ट इनकम किया, फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज किया, रॉयल्टी किया। अब उसी में 7वां पॉइंट रह गया, दैट इज इनकम डीम टू एक्रू और अराइज इन इंडिया। उसमें बिजनेस इनकम रह गई। तो बिजनेस इनकम इज डीम टू एक्रू और अराइज इन इंडिया इफ द इनकम हैज बीन अर्नड थ्रू इंडियन बिजनेस ट्रांजैक्शन एंड अ नॉन रेसिडेंट इज सेड टू हैव इंडियन बिजनेस ट्रांजैक्शन इफ he has an agent who can conclude contract on his behalf. He has an agent who secures order on his behalf. He has a warehouse from where the goods are habitually supplied. He has specific economic presence in India, that is, he transacts in goods, service, property, downloading, etc. and the total value of transaction has exceeded 2 CR. He has apps in India जिसके इंडिया में नंबर ऑफ यूजर्स 3 लाख से ज्यादा है, तो दैट इज सेड टू बी स्पेसिफिक इकोनॉमिक प्रेजेंस एंड स्पेसिफिक इकोनॉमिक प्रेजेंस इज डीम्ड टू बी बिजनेस ट्रांजैक्शन इन इंडिया. However, following are not business transaction. Number 1, broker. Merely broker is not a business transaction. Number 2, merely purchase agent is not a business transaction. If a non-resident is engaged in news business and his activities are confined to collection of news in India, then such activities are not business transaction. If non-resident is engaged in cinematography business and his activities are confined to shooting in India, then that activity is not a business transaction. If a foreign company is engaged in raw diamond business and his activities are confined to display of this diamond in notified zone, then that is not a business transaction in India. हुआ क्या? स्माइल देके पढ़ना पड़ता है मैडम। हाँ, ये बहुत फंडामेंटल है। पढ़ाई तो ज्यादा सीरियसली ले लोगे तो माथे पे चढ़ जाएगी। इसको मतलब जब भी कोई चीज आपको लगे कि यार ये तो भारी हो रहा है, यार ये कैसे याद होगा, तो उसमें मैं आपको एक सिंपल सी एडवाइस दूंगा कि आप उसका कोई ना कोई निमोनिक्स बनाइए। मैंने कई बार इसको प्रूव किया। मैंने आपको पहली निमोनिक्स दी थी, कौन सी? एसएससी का अर्पित। फिर मैंने आपको दिया एक्सेप्शंस ऑफ असेसमेंट ईयर प्रीवियस ईयर, नॉन रेसिडेंट एसएससी, नॉन रेसिडेंट सर टैक्स दीजिए प्लीज। फिर मैंने आपको निमोनिक्स दिया और किसका बस अभी तक 2 ही दिया क्या? वो तो सेक्शंस अकॉर्डिंग्स बताया। अभी मैं आपको छोटी सी बात बताता हूं, अपने बारे में बताता हूं, अपने बारे में कि मैं संजय मुंद्रा, मैं CWA पास हूं, जिसको आज लोग CMA बोलते हो ना, हमारे जमाने में उसको कॉस्ट एंड वर्क्स अकाउंटेंट बोलते थे। तो मैं CWA पास हूं। ऐसे तो CA भी पास हूं, CS भी पास हूं, लेकिन CWA खास, हाँ वो पास हूं। और मैं भोजपुरी सिनेमा नहीं देखता। मैं क्या नहीं देखता? मैं भोजपुरी सिनेमा नहीं देखता। बहुत ही मेरा रेयर क्वालिटी है। मैं संजय मुंद्रा, मैं CWA पास हूं और मैं भोजपुरी सिनेमा नहीं देखता। आप में से कोई है मेरे जैसा जो CWA है और भोजपुरी सिनेमा नहीं देखता? देखा, मैं इकलौता ही हूं दुनिया में।
तो फाइन, इफ यू आर एन एजेंट who secures order on behalf of non-resident, तो उसको बोलेंगे business netson. If you are an agent who conclude contract on behalf of non-resident, it is a business netson. If you have a warehouse in India from where the goods are habitually supplied, it is called business netson. If you have a specific economic presence in India, specific economic presence in India, और आपके वैल्यू ऑफ ट्रांजेक्शन्स, गुड्स थे, सर्विस थे, डाउनलोडिंग थे, यदि 3 करोड़, यार इनकम घटानी पड़ेगी, 23 करना पड़ेगा, हाँ, यदि 2 CR से 23 करोड़ कर देते हैं, इनकम कम क्यों करे, बढ़ाते हैं यार। तो यदि आपके क्या गुड्स, सर्विस, प्रॉपर्टी और डाउनलोडिंग के ट्रांजेक्शन्स 2 CR से ज्यादा है, तो इट इज इकोनॉमिक प्रेजेंस इन इंडिया। एंड यदि आपके ऐप के नंबर ऑफ यूजर्स 3 लाख से ज्यादा है, यू हैव अ स्पेसिफिक इकोनॉमिक प्रेजेंस इन इंडिया। हाउएवर, merely broker is not a business netson. Merely purchase agent is not a business netson. If non-resident is engaged in news business and his activities are confined to collecting news, then that is not a business netson. If non-resident is engaged in cinematography business and his activities are confined to shooting in India, it is not a business netson. मैंने क्या बोला था, मैं संजय मुंद्रा CWA पास हूँ और मैं भोजपुरी सिनेमा नहीं देखता। और यदि आपका डायमंड का बिजनेस है और योर एक्टिविटीज आर कन्फाइंड टू डिस्प्ले ऑफ रॉ डायमंड इन इंडिया इन नोटिफाइड जोन, then that is not a business netson. देखो इतना बड़ा पॉइंट हमें एक निमानित से परमानेंट याद हो जाए, या आप देख सकते हो, आप इसको 3 महीने बाद भी अप्लाई करके देखना, आप इसमें से ये कितने पॉइंट हो जाए, 5 5 10 8 तो बिंदास बोल दोगे। एक आधा रह जाएगा तो हो सकता है 10 का 10 रह जाए। लूप बना लो, 10 का 10 हो जाएगा। आओ लूप बनाते हैं। Business income is said to be earned in India if the business income has been earned through a loop बनाते मतलब समझ तो, एक मिनट, लूप मेरा बन रहा है जी तुम्हारा बन रहा है? मेरा तो बन गया है, तुम्हारा बन रहा है, तो लूप कैसे बनेगा? बोलने से, बार बार बोलने से। हाँ, a non-resident is said to have a business connection in India if he has an agent in India who secures order on his behalf. बोलो दादा, he has an agent in India who can conclude contract on his behalf. मरमरी नहीं, बुदबुदाओ मत, बोलो बिंदास। He has a warehouse in India from where the goods are habitually supplied. He has specific economic presence in India, or a non-resident is said to have specific economic presence in India if he has value of transaction exceeding 2 crore of goods, services, property, downloadings, etc. And if his number of users are more than 3 lakh, then that is a business netson in India. However, following are not a business netson. Number 1, if merely broker, merely purchase agent. If a non-resident is engaged in cinematography business and activities are confined to shooting in India, it is not a business netson. If non-resident is engaged in news business and his activities are confined to collection of news in India, it is not a business netson. If a foreign company is engaged in raw diamond, unpolished diamond, and its activities are confined to display of diamond in the notified zone, it is not a business netson. दादा बोले नहीं ना, मेरी बात नहीं माने ना, तो इसमें आपको कोई सजा नहीं मिलेगी। नेचुरल, सब कुछ नेचुरल होता है, प्रकृति देती है। आप बोले तो इन्हें कोई अवार्ड नहीं मिलेगा, आप नहीं बोले तो आपको कोई सजा नहीं मिलेगी, लेकिन आपको रियलाइज होगा कि जो बोला उसका लूप बना हुआ है, इज कंफर्टेबल, जो नहीं बोला वो थोड़ा सा अनकंफर्टेबल, उसको घर जाके पढ़ना पड़ेगा। जाओ, मेरे क्या है, घर जाके पढ़ना है? सर यहीं पढ़ा दो सर, घर में समय कहाँ है? ओके, तो चलो पहले जहां तक लिखे थे उसके बाद जाके इतना तो और लिख ही लेते। तुम्हारी कॉपी की बात करूं तो देखो, तुम्हारी कॉपी में यहां तक लिखा हुआ था, चेक करो अपनी कॉपी। ओ समझ में आ गया, ये लड़का लास्ट क्लास का वीडियो ही नहीं देखा।
ओह, आओ। Business income shall deem to be earned in India. साथ साथ लिखते चलो, लिखना भी अपने आप में एक रिवीजन है। लिखते जाओ यार, किसका इंतजार हो रहा है? वही सब लिख लिया। बिजनेस इनकम शैल डीम टू बी अर्नड इन इंडिया इफ इट हैज बीन अर्नड थ्रू अ बिजनेस ट्रांजेक्शन इन इंडिया। इंडिया साथ में हो। अ नॉन रेसिडेंट शैल डीम टू हैव अ बिजनेस ट्रांजेक्शन इन इंडिया इंडिया इफ, बोलते जाओ क्या, if he has, point wise बोलना ना, he has an agent in India who can conclude contract on his behalf. He has an agent in India who secures order on his behalf. He has a warehouse in India from where goods are habitually supplied. लिख लिए क्या? लिखने की स्पीड तेज करनी पड़ेगी सर। चलो ऐसे ही रखते हैं। A non-resident shall have a business transaction in India if he has specific economic presence in India. A non-resident shall have specific economic presence in following cases. A. His value of transaction of goods, service, property, including downloading, etc., has exceeded, repeat, 2 CR. Number of users of its application, आपकी भाषा में बोले तो ऐप, has exceeded 3 लाख। हाँ, इस तरीके से बिजनेस नेशन के 5 पॉइंट हो जाए। एक्सेप्शंस टू बिजनेस नेशन, या खाली एक्सेप्शंस लिख देते हैं। merely broker is not a business nation. Merely broker in India
is not a business nation in India. Merely purchase agent in India. If a non-resident is engaged in, yeah, news business and his activities are confined to collection of news in India, then such activity shall not be treated as business connection in India. If a non-resident शॉर्ट में लिखा, देख मैं ऑलरेडी शॉर्ट कर रहा हूँ, हाँ, तो इसको और शॉर्ट मत कर देना। तो यदि मेरी ओरिजिनल किताब में दिखेगा तो ये पॉइंट काफ़ी डिटेल में है, काफ़ी बड़ा है। मैं इसको ऑलरेडी शॉर्ट कर रहा हूँ, इससे शॉर्ट मत कर देना। हम लोग ऑलरेडी आपको टैक्स 10 में से 30 पढ़ा रहे हैं, आप 30 का 15 मत कर देना, बहुत भारी हो जाएगा। हम्म वो ट्रांजेक्शन उस साल उसका बिजनेस ट्रांजेक्शन माना जाए। और वो प्रॉपर्टी अगर वो रिटेन करता है फॉर मोर देन पीरियड ऑफ 5 इयर्स, तो क्या वो हर साल नहीं नहीं, उस साल पर्टिकुलरली उसका बिजनेस ट्रांजेक्शन है, एवरी ईयर बिजनेस ट्रांजेक्शन नहीं है। हो गया क्या?
जहां पे स्पेसिफिक इकोनॉमिक प्रेजेंस है दोस्तों, सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक प्रेजेंस लेना आपको। क्या करना? सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक प्रेजेंस। आप एक बार बेयर एट भी पढ़ लो। ये देखो स्पेसिफिक इकोनॉमिक सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक प्रेजेंस यहाँ पे डिटेल दी हुई है। सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक प्रेजेंस SEP shall mean transaction in respect of any goods, services or property carried out by a non-resident with any person in India, including provision of downloading of data or software in India, if the aggregate payment arising from such transaction or transactions during the previous year exceed such amount as may be prescribed. Amount prescribed हुआ 2 करोड़। वैसे systematic and continuous soliciting of business activities or engaged in interacting with such number of user in India as may be prescribed, और number of users हो जाए यहाँ पे 3। ठीक है, बेयर एट जब पढ़ लेते ना तो डाउट मन से हट जाता है। यहाँ एकदम क्लियर है, यही तो दिया हुआ है। तो वेन एवर यू गेट एनी डाउट, मतलब लगता है लॉजिकली थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है, तो बेयर एट पढ़ लेना चाहिए। इसलिए मैंने तुम्हें बेयर एट पढ़ा दिया, बिकॉज योर डाउट वॉज लॉजिकल। आगे बढ़े, हमने बिजनेस ट्रांजेक्शंस के साथ लिटरली रेसिडेंशियल स्टेटस टॉपिक पैक कर दिया। लास्ट क्लास मैंने एक ऑडियो बना दिया था, है ना? या मुझे ये तुम्हारे चेहरा देख के समझ में नहीं आ रहा है कि कौन कौन देखा है नहीं देखा। कितने से नहीं देखे बस वो हाथ उठा दो। ओके, स्टार्ट किया लेकिन कंप्लीट नहीं किया, ऐसा कैसे होता है? ठीक है, पीछे वाले श्रीनिवासन दादा, आप शुरू किया थी, शुरू नहीं किया? सॉरी, अच्छा ठीक है, ठीक। तो लास्ट क्लास हमने उसका एक पूरा ऑडियो बना दिया था। अभी हम लोग पूरे रिकैप के मूड में नहीं है। पहले हम लोग एग्जाम्स में क्या क्या पूछा हुआ है इस टॉपिक से रिलेटेड वो करने के मूड में है। और ध्यान रखना, यदि आपको एग्जाम क्लियर करना है, ऑब्वियसली क्लियर करना है, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा सम हैंडलिंग में ध्यान देना पड़ेगा। याद तो करना ही पड़ेगा, सम हैंडलिंग में ध्यान और देना पड़ेगा। तो लेट्स कम टू द सम, ये वो क्वेश्चन बैंक है। ये वो क्वेश्चन बैंक है जो आप लोग के व्हाट्सएप पे हमने डाला था आपके ग्रुप में, और जो आज हमें डिस्कस करना है। कितने जन ये सम भी मोटा मोटी करते आए हैं? राधे तो भेजिए, बस एक जन, ज्यादा जन नहीं किया, समय नहीं मिला। कोई बात नहीं, होता है यार। मैंने भी बहुत कम नोटिस पे तुम्हें इतने सम करने बोल दिया, परंतु भैया देखो ये करना ही पड़ेगा। मैंने क्लास 1 में आप लोग को एक फॉर्मूला बताया था पास होने का, 6+6। वो फॉर्मूला भूलो मत। क्या आप लोग 4 आवर्स सेल्फ स्टडी कर रहे हो क्या? नहीं तो गड़बड़ है। जबकि मैंने 4 आवर्स सेल्फ स्टडी का आपको टास्क भी दिया था। 8+4 12 आवर्स की कड़ी मेहनत चाहिए भैया। 8 आवर्स ट्यूशंस, 4 आवर्स सेल्फ स्टडी। ठीक है, शुरू करें। पहला क्वेश्चन है, फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स, देखो ये फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स ऑफ इनकम फर्निश्ड बाय मिस्टर अनिरुद्ध pertaining to year ending 31/3/21, compute the total income for the assessment year 21-22। आप एकदम नए हो, मैं आपको एक फंडामेंटल और बता दूं।
कि मेरा एक बच्चों पे स्पेशल फोकस रहता है कि मैं उन्हें ज़्यादातर एक बात पे बाउंड करता हूं कि आप सम को दोबारा नहीं पढ़ेंगे। डेटा भले ही दोबारा देख लो, कोई बात नहीं है, लेकिन एक बार पूरा सम दोबारा पढ़ेंगे ये अलाउ नहीं है, एकदम अलाउ नहीं है। आप घर पे भी मत करना है काम। कांस्टेंट इसकी प्रैक्टिस करेंगे, महीना 2 महीना, शुरू में बहुत पेनफुल होगा, महीना 2 महीना बाद आपकी स्पीड बुलडोजर हो जाएगी। बस अपने आप को एकदम बाउंड कर दो, दोबारा नहीं पढ़ूंगा, डेटा भले दोबारा देख लूं, ठीक है। शुरू से स्टार्ट करते हैं इसी मेंटल स्टेट के साथ। फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स ऑफ इनकम फर्निश्ड बाय मिस्टर अनिरुद्ध pertaining to year ending 31/3/21, compute the total income for assessment year 21-22 if he is resident, if he is OR, if he is NOR, if he is NR। क्या दिया हुआ है? सबसे पहले दिया हुआ है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ऑन सेल ऑफ शेयर्स। क्या बोलते हो? अरे क्या बोलते हो, फटाफट बोल दो। तीनों में टैक्सेबल होगा। दिस इज क्वेश्चन एंड दिस इज आंसर। OR, NOR, NR। लेट्स सी। तो पहला आपने बोला शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन इन सेल ऑफ शेयर्स ऑफ एन इंडियन कंपनी रिसीव्ड इन जर्मनी। आपको आंसर क्लियर है। सिंस द शेयर आर रिलेटेड टू इंडियन कंपनी देयरफॉर इनकम इज डीम्ड टू बी अर्न इन इंडिया, देयरफॉर टैक्सेबल टैक्सेबल टैक्सेबल। ठीक है। अगला प्रश्न है, एक बच्चा बड़े ही तकलीफ में, मैं उसे वापस लेता हूँ। दो बच्चा, ये टॉपिक चल रहा है सेक्शन 5 से रिलेटेड। हाँ, सेक्शन 5 में दिया हुआ है इफ इनकम इज रिसीव्ड इन इंडिया तो इट इज तीनों के हाथ में टैक्सेबल होगा, OR, NOR, NR, TTT। इफ इनकम इज अर्नड इन इंडिया तो वो भी तीनों के हाथ में टैक्सेबल होगा, OR, NOR, NR, TTT। If income is earned and received outside India, income is earned and received outside India, तो वो OR के हाथ में तो and source is controlled from India। स्पेलिंग गड़बड़ हो रही है, कोई बात नहीं। source is controlled in India, तो फिर वो होगा TT डैश। और यदि इनकम भी बाहर रिसीव हुआ, अर्न भी बाहर हुआ, सोर्स भी बाहर है, तो फिर भी वो OR के हाथ में टैक्सेबल है, T डैश डैश। और यदि पास्ट ईयर की इनकम इंडिया में भी लेके आए हो तो नॉन टैक्स। भले वो पास्ट ईयर में टैक्स हुई थी या अनटैक्स हुई थी, उससे कोई मतलब नहीं है। अभी इंडिया में ला रहे हो, नॉन टैक्स। बात लिया। इसी थीम पे समय सेक्शन 5 पे अगला पॉइंट है डिविडेंड फ्रॉम ए जापानीज कंपनी रिसीव्ड इन जापान। तो देखो भैया, कंपनी भी जापानीज कंपनी है, मतलब इनकम डीम टू बी अर्नड आउटसाइड इंडिया, और रिसीव भी जापान में हुआ, मतलब अर्नड एंड रिसीव आउटसाइड इंडिया। तो भैया OR को तो टैक्स देना पड़ेगा, बाद बाकी में होगा लड्डू एंड लड्डू खाए। रेंट फ्रॉम प्रॉपर्टी इन लंदन, प्रॉपर्टी लंदन में है तो इनकम अर्नड इन लंदन। डिपॉजिटेड इन अ बैंक इन अ लंदन, तो रिसीव भी लंदन में हुआ, बाद में इंडिया में लेके आए। बाद में लेके आए उससे मतलब नहीं है। रिसीव वही माना जाता है जहां पे पहली बार मिला। तो पहली बार कहां मिला? बोलता है पहली बार मॉल में मिला, छुट्टा रहेगा। पहली बार लंदन में मिला, तो जहां पे पहली बार मिला वही थी रिसीव मानी जाएगी। बाद में इंडिया में लेके आए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इनकम इज अर्नड आउटसाइड इंडिया, रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया, देयरफॉर होगा OR के हाथ में तो टैक्सेबल, बाद बाकी का हाथ में लड्डू। किसी को डाउट हो तो बोलना। डिविडेंड फ्रॉम RP लिमिटेड एन इंडियन कंपनी, बहुत अच्छी बात है। TTT टैक्सेबल टैक्सेबल टैक्सेबल। एग्रीकल्चरल इनकम फ्रॉम लैंड इन गुजरात, तो आप अगला चैप्टर यही पढ़ोगे कि एग्रीकल्चरल इनकम इन इंडिया इज एग्जैम्प्ट। एग्रीकल्चरल इनकम इन इंडिया इज एग्जैम्प्ट, तो ये एग्जैम्प्टेड है, तो ये तो भैया कहीं पे भी टैक्स नहीं होगा, ये तो एग्जैम्प्टेड इनकम है। हाँ, ये पास्ट टर्म के पेपर करने में यही प्रॉब्लम होती है। ये लोग एक सूखा मतलब सिर्फ RS से बेस थोड़ी देंगे, RS में कुछ ना कुछ तो मसाला मिला ही देंगे। तो भैया उस मसाले के लिए मेंटली रेडी रहना कि कभी कभी दूसरा चैप्टर टच होगा। सब साथ
ये था आपके इंस्टीट्यूट के स्टडी मैट का सम। अगला सम लेकर आ रहा हूं, ये भी आपके इंस्टीट्यूट के स्टडी मैट में दिया हुआ है। स्टडी मैट मतलब आपको मालूम पड़ेगा कि हम लोग कौन से स्टैंडर्ड के हैं। मिस्टर डेविड 40 साल के हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, सर्विंग इन द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, लेफ्ट इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम ऑन 31/3/21 ड्यू टू इट्स ट्रांसफर ऑफ हाई कमीशन ऑफ कनाडा। He did not visit India any time during the previous year 22-21. He has received the following income for the financial year. Salary उन्हें सब मिला के 5 लाख मिला, फॉरेन अलाउंस मिला 4 लाख का, इंटरेस्ट ऑन फिक्स्ड डिपॉजिट इन इंडिया है 1 लाख का, इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर इन पाकिस्तान है 2 लाख का, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी इन पाकिस्तान है 2.5 लाख का, और कंप्यूट इज ग्रॉस टोटल इनकम। सम की स्टार्ट कहां से करोगे ये बताओ। हाँ हाँ, एग्जैक्टली पहले हम लोग ये देखेंगे कि मिस्टर डेविड का रेसिडेंशियल स्टेटस क्या है। पिछले समय तो क्या था, बोल दिया वो ओआर है तो बताओ क्या होगा, एनओआर होगा तो क्या होगा, एनआर होगा तो क्या होगा। लेकिन इस समय तो आपको पहले देखना पड़ेगा कि वो ओआर है कि एनओआर है कि एनआर है। तो पहले ये देखो, क्योंकि बताया हुआ तो नहीं बताना है। तो सबसे पहले इसमें हम लोग को रेसिडेंशियल स्टेटस की डेफिनेशन सेक्शन 6(1) से उसका स्टेटस निकालना पड़ेगा। स्टेटस निकालने के बाद फिर सेक्शन 5 से उसको हमें कंप्यूट करना पड़ेगा। मतलब दिस इज अ कंप्लीट सम। ठीक है, अब बताओ मिस्टर डेविड एजेड 40 साल से कोई मतलब नहीं है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के एम्प्लॉई है, बहुत अच्छी बात है, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स से काम करते हैं, बहुत अच्छी बात है, पहली बार इंडिया से बाहर गए 31/3/21 को। अब मुझे बताओ कौन से ईयर का स्टेटस निकालना है। तो आपको 2021 का स्टेटस निकालना है। मैंने आपको क्लास में बताया था आरएस हर ईयर चेंज होता है। तो 2021 मतलब ये 2021 को मार्च 21 को भाई साहब पहली बार इंडिया से बाहर गए हैं, मतलब 365 दिन इंडिया में ही रहा। तो बाय वर्च्यू ऑफ 6(1)(a ही इज इन रेसिडेंट, क्योंकि 182 डेज से ज्यादा रह गए। अच्छा, और पहली बार इंडिया से बाहर गया मतलब पिछले 7 सालों में इंडिया में था, पिछले 10 सालों में इंडिया में था। तो कंक्लूजन ये हुआ कि हमारे जो डेविड साहब है इनका स्टेटस हुआ ओआर। और आपको अच्छे से पता है ओआर को सारी इनकम पे टैक्स देना है, तो काय को मददमारी कर रहा है। ओआर को सारी इनकम पे टैक्स देना है तो काय को मददमारी कर रहा है। लेकिन फिर भी जैसा मैंने बताया ये लोग कई बार सम के अंदर दूसरा चैप्टर डाल देते हैं। तो यहां पे इन्होंने एक सैलरी चैप्टर का क्वेश्चन हल्का सा डाल दिया। और सैलरी चैप्टर में आप इसको यहां पे भी बोल सकते हो, कोई बुरी बात नहीं है, यहां का भी है। इस सेक्शन है 10(7) कि यदि आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के एम्प्लॉई हो और आप सिटीजन ऑफ इंडिया हो और आप इंडिया के बाहर काम करते हो, वापस से बोलिए, आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के एम्प्लॉई हो, आप सिटीजन ऑफ इंडिया हो और आप इंडिया के बाहर काम करते हो, तो माना आपकी सारी सैलरी डीम टू बी अर्नड इन इंडिया मानी जाएगी, परंतु आपके सारे सैलरी, सारे अलावेंस एंड सारे परक्विजिट एग्जाम्प्ट होंगे। क्या होंगे? सारे अलावेंस और सारे परक्विजिट एग्जाम्प्ट होंगे। तो इन भाई साहब का भी ये जो अलावेंस है ना ये एग्जाम्प्ट होगा। इस छोटे से नोट्स के साथ आपका ये टॉपिक फिनिश हुआ। आंसर हो गया 5 लाख टैक्सेबल, फॉरेन अलावेंस तो नॉन टैक्सेबल, इंटरेस्ट ऑन फिक्स्ड डिपॉजिट तो टैक्सेबल, इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर इन इंडिया होता तो एग्जाम्प्ट कर देते, ये तो पाकिस्तान का है टैक्सेबल, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी इन पाकिस्तान टैक्सेबल, क्योंकि भाई साहब आप ठहरे ओआर और ओआर को ग्लोबल इनकम पे टैक्स देना पड़ता है। ठीक है क्या? ठीक है, चलो फाइन। तो आपके 2 प्रश्नों के उत्तर हो गए। ओके, आपके 2 प्रश्नों के उत्तर हो गए। तीसरे समय चल रहे हैं, वो भी किससे है? स्टडी मैथ से। नाइस। मिस्टर सोहम, खुश होना पड़ेगा सर, खुश। मैं बार बार बोलूंगा आपको, जब भी आपका चेहरा मुझे कम स्माइलिंग नजर आएगा मैं आपको बार बार बोलूंगा, ठीक है, क्योंकि चेहरा सब बोल देता है। Mr. Soham, an Indian citizen
left India on 24/18 for the first time to set up a software firm in Singapore? Not allowed, sir. So, on 10/4/20 he entered into an agreement with Alkali Limited. फिर से बोलिए सर. On 10/4/20 he entered into an agreement with Alkali Limited, an Indian company, for transfer of technical document and designs to set up an automobile factory in Faridabad. ठीक है. He reached India along with his team to render the requisite service on 15/5/20 and was able to complete its assignment on 28/20. He left for Singapore on 21/8/20. He charged 50 lakhs for his services from Alkali Limited. Determine the RS of Mr. Soham and examine whether the fees charged from Alkali Limited would be chargeable to tax in India. सबसे पहले कहां से स्टार्ट करेंगे? इसका स्टेटस निकालें. तो चलो इसका स्टेटस निकालें. कौन से ईयर की बात हो रही है? 2021 की बात हो रही है. असेसमेंट ईयर 21-22 यानी प्रीवियस ईयर 2021 की बात हो रही है. तो प्रीवियस ईयर 2021 में आपको बताना है हमारे सोहम साहब इंडिया में कितना दिन रहे. तो मालूम पड़ा ये इंडिया में आए हैं 10/4/20 को और लौट गए हैं 15/5/20 को. नहीं 10/4/20 को तो एग्रीमेंट हुआ है. 15/5/20 को इंडिया में आए हैं और लौट गए हैं 20/8/20 को. तो भैया ये बताओ ना मई में कितना दिन रहा, थोड़ा बता दो ना यार. प्लीज बता दो ना कितना दिन रहा मई में. हाँ मई में कितना दिन रहा थोड़ा बताना. हाँ 17 दिन. परफेक्ट. किसी को डाउट हुआ 17 कहां से आए तो पूछना. हाँ जून में कितना दिन रहा? जून में ये रहा 30 डेज. जुलाई में ये भाई साहब रहे 31 डेज. अगस्त में भाई साहब रहे 21 डेज. 21 को चला दिया ना तो 21 द डे ऑफ अराइवल एंड द डे ऑफ डिपार्चर बोथ शैल बी काउंटेड. तो ये इंडिया में रहे 3 3 6 2 8 1 9 7 2 9 99 डेज. तो ये टोटल इंडिया में रहे 99 डेज. तो भैया 61A से तो आउट है. 61C के लिए स्ट्रगल करो. अब देखो पिछले 4 सालों की डिटेल. 20 21 19 20. ओहो पिछले 4 साल मतलब 20 21 को छोड़ो ना यार. 19 20 18 19 17 18 और 16 17. बताओ वो कब दिया पहली बार? सर वो पहली बार दिया ऑन 20/4/18. मतलब 18-19 को पहली बार इंडिया के बाहर दिया. 18-19 को पहली बार बाहर दिया तो इन 2 सालों में तो 365 रह ही रहा था. यानी पिछले 4 सालों में वो 365 दिन रह लिया. तो इसके अनुसार वो हो गया रेसिडेंट. और पहली बार ही 18-19 में दिया मतलब पिछले 7 सालों में इंडिया में था ही, पिछले 10 सालों में इंडिया में था ही. तो ही इज ऑर्डिनरली रेसिडेंट. हाँ तो कंक्लूजन ये हुआ मिस्टर सोहम इज ऑर्डिनरली रेसिडेंट. यहां तक क्लियर? बात ही खत्म हो गई. अब तो कुछ बोलना ही नहीं है. ऑर्डिनरी रेसिडेंट कहीं पे कमा ले टैक्स देना पड़ेगा. तो इस 50 लाख पे उसको टैक्स देना पड़ेगा. यदि ये एनआर होता तो फिर मैं माथा पच्ची करता है इनकम डीम्ड टू बी अर्न्ड इन इंडिया हुआ या नहीं हुआ. लेकिन ये तो ओआर है. ओआर की तो सारी इनकम इंडिया में टैक्सेबल है. बात खत्म. सेक्शन 5 ओआर विल बी लायबल टू पे टैक्स ऑन हिज ग्लोबल इनकम. तो भैया फटाफट टैक्स दे दो 50 लाख पे. हाँ मजेदार सम नहीं था और अच्छा बन सकता था. अपने अभी सम को डिस्कस कर रहे हैं. रफ में आपको बताते जा रहा हूं इसका आंसर क्या है. लेकिन अचानक मैं किसी सम को जो मुझे लगा कि जेन्युइन सम है, अचानक मैं उस सम में किसी एक स्टूडेंट को बोलूंगा कि आप इसका आंसर फॉर्मेटिंग करिए. हाउ विल यू राइट इन द एग्जाम्स? बी रेडी फॉर दैट.
यानी मेंटली आप अपने आप को प्रिपेयर करिए कि मैं इसको एग्जाम में कैसे लिखूंगा। हाँ हाँ यार, हम लोग भी जब पहली बार कभी स्टेज पे चढ़ने की कोशिश कर रहे थे तो हम लोग, या तुम लोग भी सोचते होंगे कि हम लोग इंस्टीट्यूट में हमारा कोई प्रेजेंटेशन है तो अपने क्या सोचते हैं, ये कपड़े पहनूंगा, हाँ, आ, इस हाथ से बटन दबाऊंगा क्लिक वाले, मतलब स्लाइड चेंज करने के लिए, ऐसे बताऊंगा, हाँ, सेंटर पे खड़ा रहूंगा कि साइड में खड़ा रहूंगा, जेस्चर ये वाला रहेगा कि ये वाला कि ऐसे रहना है। वी थिंक सो मच बिफोर प्रेजेंटिंग समथिंग। दिस इज आंसर। यू नीड टू थिंक बिफोर प्रेजेंटिंग समथिंग। तो हर आंसर्स को उतनी ही शिद्दत के साथ हमें सोचना पड़ता है कि हम पहले क्या लिखेगा बाद में क्या लिखेगा, तब डेवलप होती है राइटिंग स्किल और तब आता है 100 में 100। नहीं तो नॉलेज अपनी जगह है, राइटिंग स्किल अपनी जगह है। पूरा नॉलेज रहेगा लेकिन फिर भी सोचोगे 70 क्यों नहीं आया, या पेपर तो अच्छा ही हुआ था, क्योंकि राइटिंग स्किल खराब थी। और आप कई बार ऐसे भी होते 60 नंबर का अटेम्प्ट किया 55 आ गया, क्योंकि राइटिंग स्किल शानदार थी। तो जितना महत्व पढ़ने का है उतना ही इंपॉर्टेंस राइटिंग स्किल का है। और राइटिंग स्किल के लिए सबसे पहले थॉट प्रोसेस आता है कि मैं क्या क्या लिखूंगा। क्लियर? ओके। तो मिस विविधा paid a sum of $5,000 to Mr. Kulsethra, a management consultant practicing in Colombo, specialized in project financing. The payment was made in Colombo. Mr. Kulsethra is a non-resident. The consultancy is related to project in India with possible collaboration. Is this payment chargeable to tax in India in the hands of Mr. Kulsethra since the services was used in India? क्या बोलते हो? सब दोबारा पढ़ना अलाउ नहीं है, डेटा दोबारा देख सकते हो। ऑलमोस्ट सभी जन सब दोबारा पढ़ रहे हैं। पढ़ लिया दोबारा? अब बताओ आंसर। अरे दोबारा पढ़ो रही क्या? पेमेंट आउटसाइड इंडिया होगा। यू आर नॉट क्वालिफाइड फॉर दिस। हाँ हाँ, तो फाइनली क्या? टैक्सेबल। सीधा कंक्लूजन देगा भाई, थोड़ा और बोल। हाँ, here the Mr. Kulsethra is a non-resident who is providing a technical service to a company, to a person, Miss Vividha, and Miss Vividha is also, पता नहीं रेसिडेंट है कि नॉन रेसिडेंट है, बताया नहीं है। चलो, मिस विविधा के स्टेटस से फर्क भी नहीं पड़ता। अल्टीमेटली द मिस्टर कुलशेखरा गॉट द पेमेंट for some technical service, that is project financing, and that service is what used in India. अब आपको ये पहले सम आपने रिपीट किया, अब आपको लिखना था एज पर सेक्शन 9, फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज और फीस फॉर प्रोफेशनल सर्विसेज आर deemed to be earned in India if services are performed, if the services are used for Indian business. तो यहां पे सर्विस जो है, these are going to be used for a project in India. Therefore, as per section 9, income is deemed to be earned in India. Stop para change. As per section 5, if an income is earned in India, it is taxable in hands of all SSE, whether resident or non-resident. Therefore, in hands of Mr. Kulshekhara, the income of $5,000 is taxable. हाँ हाँ, विद इन रिच था, समझ में आया? बता यार। अगला सम आ गया स्टडी मैट ट्राई। कंप्यूट टोटल इनकम इन हैंड्स ऑफ इंडिविजुअल एजेड 45 years बीइंग द रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट बट नॉट, ओ तीनों में बताना है। अरे वही टी वाला सम आ गया। लो बच्चों खुश हो जाओ।
लो टीटीटी चलो, टीटीटी टेबल टेनिस लो। ओके, वार एंड वार सब साथ में हो। इंटरेस्ट ऑन यूके डेवलपमेंट बॉन्ड 50% ऑफ इंटरेस्ट रिसीव्ड इन इंडिया। क्या बोलते हो? यूके डेवलपमेंट बॉन्ड है, मतलब इनकम इज अर्नड आउटसाइड इंडिया, लेकिन सिंस आधा इनकम इंडिया में रिसीव हुआ तो आधा तो तीनों के हाथ में टैक्सेबल होगा, और बचा हुआ आधा जो कि फॉरेन में रिसीव हुआ वो सिर्फ ओआर के हाथ में टैक्सेबल होगा। तो अपना आंसर हो गया ओआर के हाथ में पूरा और बाद बाकी के हाथ में आधा। किसी के मन में डाउट? साथ में थे आप, लेकिन बोल नहीं रहे हो आप, मेरा सुन के फिर नॉडिंग कर रहे हो। बहुत अंतर है इसमें, सुन के अफर्मेशन देना और खुद आंसर देने में बहुत अंतर है। सर अगला हम खुद दे देंगे, इसमें क्या हुआ? अब मुझे क्या है ना, हमारी प्रॉब्लम क्या है कि हमें 25 सम करने हैं 30, और यदि हम एक एक का आपका अफर्मेशन का वेट करेंगे, बाबू बोलो बाबू बोलो बाबू बोलो, तो लिटरली 3 क्लास लग जाएगी बाबू बोलो में। लेकिन यदि आप प्लीज अपने आप बोल दो तो यार काम बहुत सबसे बेस्ट काम हो जाएगा। इनकम फ्रॉम ए बिजनेस इन चेन्नई 50% रिसीव्ड इन इंडिया। क्या बोलते हो? इनकम अर्न इन इंडिया टीटीटी, जितना इंडिया में रिसीव हुआ उससे मतलब ही नहीं है। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ऑन सेल ऑफ शेयर्स ऑफ एन इंडियन कंपनी रिसीव्ड इन लंदन। क्या? टीटीटी, ठीक है। डिविडेंड फ्रॉम ब्रिटिश कंपनी रिसीव्ड इन लंदन, ओआर में टैक्सेबल, बाद बाकी में लड्डू लड्डू। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑन सेल ऑफ प्लांट एट जर्मनी 50% ऑफ प्रॉफिट आर रिसीव्ड इन इंडिया। क्या बोलते हो? ओआर में पूरा टैक्सेबल, बाद बाकी में आधा आधा। आधी बात, चलो आगे बढ़े। इनकम अर्न्ड फ्रॉम बिजनेस इन जर्मनी विच इज कंट्रोल्ड फ्रॉम दिल्ली 40,000 इज रिसीव्ड इन इंडिया। क्या? ओआर में पूरा टैक्सेबल, एनओआर में बताओ। ये बोल रही पूरा टैक्सेबल हो गया ना, इमरजेंसी जब से वापस आए तब से कनेक्ट ही नहीं हो पाया क्लास में। आंसर दे, बाहर गया भीतर आया, परफॉर्मेंस में जमीन आसमान का अंतर है। कनेक्ट योरसेल्फ, जो भी था उसको बाहर ही छोड़, पानी पी ले। हाँ, एंड आंसर इज इफ द इनकम इज, इफ द सोर्स इज इन इंडिया देन टी डैश मतलब इसके हाथ में भी पूरा टैक्सेबल, परंतु यहां पे डैश नहीं कर सकते क्योंकि 40,000 रिसीव्ड इन इंडिया, तो 70-70-40। हाँ, प्रॉफिट फ्रॉम ए बिजनेस इन दिल्ली बट मैनेज फ्रॉम लंदन। क्या बोलते हो? क्या बोला देवी आपने? क्या टैक्सेबल तो टीटीटी या टी डैश डैश या टीटी डैश? क्या बच्चा बना रही है, बोलते टैक्सेबल। सुभाष, हाँ तेरे जैसे बहुत बच्चे हैं यहाँ पे। एंड आंसर इज सिंस इनकम फ्रॉम बिजनेस इन दिल्ली है तो इनकम इज अर्न्ड इन इंडिया, देयरफॉर टीटीटी। नेक्स्ट, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी इन लंदन डिपॉजिटेड इन अ बैंक एट लंदन लेटर ब्रॉट टू इंडिया। क्या बोलते हो? टी डैश डैश। दो भैया तुम नहीं बोलोगे तो क्लास थोड़ी रुकेगी, क्लास तो चल ही रही। इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर इन एन इंडियन कंपनी। क्या बोलते हो? टीटीटी। फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज रेंडर्ड इन इंडिया बट रिसीव्ड इन लंदन। लाउडर। टीटीटी, बिकॉज इट इज रेंडर्ड इन इंडिया मतलब यूज्ड इन इंडिया, ये मानेंगे। प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस इन मुंबई मैनेज फ्रॉम लंदन, टीटीटी। इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी सिचुएटेड इन पाकिस्तान रिसीव देयर। ओआर तो टैक्स देना पड़ेगा, बाद बात ही तो लड्डू लड्डू। और है नाइस नाइस, ये मजा सिर्फ इंस्टीट्यूट के मैट में ही है। पास्ट फॉरेन अनटैक्स इनकम ब्रॉट टू इंडिया ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। तो ये तो भैया जो बात बीत गई उसको बीत दी, पास्ट टैक्स अब टैक्सेबल नहीं होगा। इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चरल लैंड इन नेपाल रिसीव देयर एंड देन ब्रॉट टू इंडिया।
OR में टैक्सेबल, बाद बाकी में नॉन टैक्सेबल। बहुत अच्छी बात है। हाँ, इनकम फ्रॉम प्रोफेशन इन केन्या विच हैज सेटअप इन इंडिया रिसीव देयर बट स्पेंट इन इंडिया। वाओ, क्यों क्यों क्यों? कंट्रोल्ड इन इंडिया में टी होता है क्या? टी डैश होता है ना। अर्नड आउटसाइड इंडिया, रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया, बट सेटअप इन इंडिया मतलब कंट्रोल्ड इन इंडिया, तो फिर भैया हो गया टी डैश। नेक्स्ट, गिफ्ट रिसीव्ड ऑन ऑकेजन ऑफ हिज वेडिंग। ये तुम अभी दो अदर सोर्सेस का टॉपिक डाल दिया, बड़े बदमाश है। वेडिंग गिफ्ट, मैरिज गिफ्ट आर नॉन टैक्सेबल। नहीं 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 नहीं, दहेज 50,000 ही ले रहा क्या? ये नहीं है तुम्हारी? नहीं नहीं, दहेज तो सब बहुत लेंगे। हाँ तो फिर बहुत लेंगे तो फिर जितना भी लोगे उतना एग्जाम्प्टेड। अलग बात है, लड़की मिलेगी नहीं तुम्हें, लेकिन चलो ठीक है, मन में तो रहे दहेज बहुत लेंगे, शादी करूंगा 50 करोड़ का, ससुर जी दहेज देंगे। हाँ तो 50 करोड़ नॉन टैक्सेबल, सपने अच्छे देखो। नेक्स्ट, इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक डिपॉजिट इन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। सबसे आसान यही था, टी डैश, सॉरी टी। इनकम फ्रॉम अ बिजनेस इन रशिया कंट्रोल फ्रॉम रशिया। लो भैया ये हो जा, लड्डू लड्डू बोलो क्या, डैश डैश बोल तो यार। हाँ, जबान में तो मिस्री रखो यार। डिविडेंड फ्रॉम रिलायंस पेट्रोल लिमिटेड, भैया ये तो इंडिया का है। टी। एग्रीकल्चरल इनकम फ्रॉम अ लैंड इन राजस्थान। लड्डू लड्डू लड्डू, रॉन्ग आंसर, लड्डू लड्डू लड्डू। अभी भी स्टडी मेट चले जा रहा है, किए जा रहे हैं, ठीक है। Examine with reason whether the following transaction attract income tax in India in the hands of recipient। आपको बताया जा रहा है इनकम, आपको बताना है क्या ये इंडिया में टैक्सेबल होगी। सबसे पहला, सैलरी पेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट टू मिस्टर जॉन, ठीक है। ही इज ए सिटीजन ऑफ इंडिया, 7 लाख फॉर सर्विसेज रेंडर्ड आउटसाइड इंडिया। तो आपको पता है कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो कि सिटीजन ऑफ इंडिया है, वो भले इंडिया के बाहर काम करे, बट उसकी सैलरी आर डीम्ड टू बी अर्नड इन इंडिया। हाँ, सेक्शन 9। देयरफॉर इनकम इज अर्न इन इंडिया, सेक्शन 5 टी। हाँ, तो फाइनली होगा भैया जी आंसर टैक्सेबल। अगला, interest on money borrowed from outside India by a non-resident for the purpose of business within India at Mumbai। सब दोबारा पढ़ना मना है, ये सबसे बड़ा टाइम किलर है। दोबारा पढ़ेंगे क्यों? दोबारा क्यों पढ़ेगा? एक बार में पढ़। तुम जब भी दोबारा पढ़ोगे मैं तुम्हें टोकूंगा, दैट्स माई ड्यूटी। और तुम्हारा रोल ये है कि अवॉइड सेकेंड टाइम रीडिंग। हाँ, क्या हुआ फाइनली? अरे लॉ दोबारा पढ़ रहा है, लॉ तो रटा हुआ है यार। इंटरेस्ट इनकम इज सेड टू बी अर्नड इन इंडिया इफ द पेयर इज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और इफ द लोन अमाउंट इज यूज्ड इन इंडिया। तो यहाँ पे लोन अमाउंट कहाँ यूज हो रहा है? इंडिया के बिजनेस में। तो इनकम इज डीम्ड टू बी अर्नड इन इंडिया एंड देयरफॉर टैक्सेबल। यदि लॉ दोबारा पढ़ना पड़ा मतलब लूप नहीं बना। टैक्स में पहले लॉ समझो, लॉजिक, लॉ याद करो, लूप बनाओ, अप्लाई करो। अभी अपने अप्लाई कर रहे हैं, सबकी प्रैक्टिस करनी पड़ती है। पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक इंटरेस्ट ऑफ ₹19,000 रिसीव बाय अ रेसिडेंट एसएससी मिस्टर राम, एजेड 46 ईयर्स। अबे रेसिडेंट का यार ये मुझे बुरा लग रहा है। रेसिडेंट बोल रहा है तो पूरा बोलो ना, ऑर्डिनरी रेसिडेंट या नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट। ऑर्डिनरी रेसिडेंट है तो पढ़ू ही नहीं, एनओआर है तो पढ़ूं, लेकिन जब आप रेसिडेंट बोलते हो तो मान लेते हैं ऑर्डिनरी रेसिडेंट, हटा, एंड दिस इज टैक्सेबल। लेकिन जैसा मैंने बताया कि ये सब समझ करते समय कई बार दूसरे चैप्टर हिट हो जाते हैं। तो एक एग्जेम्प्टेड इनकम का टॉपिक है, उसमें लिखा हुआ है कि पोस्ट ऑफिस का सेविंग इंटरेस्ट 3,500 तक, पोस्ट ऑफिस का सेविंग बैंक का इंटरेस्ट 3,500 तक एग्जाम्प्ट होता है।
सर ये याद रखना पड़ेगा। देखते तुम्हारा इंस्टीट्यूट इसको ऐसे किया है, साले सम तो डाल देते लोग। एक मिनट जब मैं देखना चाहता हूँ इंस्टीट्यूट ऐसे किया है। अरे आजा अभी जा। लेट्स सी इन्होंने क्या किया आंसर। ओ यार किया है यार, 3,500 की बात लिखी है इन्होंने। बस आ जाओ 3,500 की बात लिखी है, खत्म करो ना ये बात। देख लिया ना आंसर। तो 3,500 की बात इन्होंने लिखी है कि 3,500 तक एग्जाम्प्ट होता है और 5,500 टैक्सेबल। नाइस, बहुत अच्छी बात है। इसी से पढ़ लेते हैं। अगला पॉइंट है रॉयल्टी पेड बाय अ रेसिडेंट टू अ नॉन रेसिडेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ बिजनेस कैरीड ऑन आउटसाइड इंडिया। लाउडर एंड फास्टर। अरे याद नहीं है, तुम्हारा लूप नहीं बना हुआ। बट रॉयल्टी इनकम इज सेड टू बी अर्नड इन इंडिया इफ द पेयर इज इंडियन गवर्नमेंट। इंडियन गवर्नमेंट है क्या? नहीं। और इफ द पेटेंट, कॉपीराइट, लाइसेंस, इंटेंजिबल एसेट आर यूज्ड इन इंडिया, तो क्या वो इंडियन बिजनेस में यूज हो रहे क्या? नहीं, आउटसाइड। तो इनकम इज डीम्ड टू बी अर्नड आउटसाइड इंडिया। और यदि इनकम आउटसाइड इंडिया है तो मिला किसको है? मिला किसको है? रॉयल्टी पेड बाय रेसिडेंट टू नॉन रेसिडेंट। मिला किसको है? कहां मिला? नहीं, ये तो दिया हुआ नहीं। तो assumption, if the income is received in India then taxable, if the income is not received in India then non taxable. If income is received in India then taxable, TTT, and if income is not received in India non taxable. देखता हूं तुम्हारा इंस्टीट्यूट assumption लिख के आंसर लिखता है क्या? नहीं, इन्होंने हाल ही ये लिखा है नॉन टैक्सेबल। इन्होंने मान ही लिया कि इनकम इज रिसीव्ड आउटसाइड। तो बस यहां पे लिख दिया प्रोवाइडेड द सेम इज नॉट रिसीव्ड इन इंडिया। अपना आंसर बेटर है उनसे, नहीं? चलो अगला पॉइंट है लीगल चार्जेज 5 लाख आई पेड इन दिल्ली टू अ लॉयर ऑफ यूके। चाहे तो पढ़ रहे हैं सर, हो गया। दिल्ली में पैसा मिला है, टीटीटी, बिकॉज इफ द इनकम इज रिसीव्ड इन इंडिया। अरे अर्न नहीं, अर्न तक तो मैं पहुंचा ही नहीं, मैंने पूरा पढ़ा ही नहीं। मैंने देखा 5 लाख रुपया उसको दिल्ली में दिया गया है, तो मैंने बोला इनकम रिसीव्ड इन दिल्ली, हाँ तो बस टैक्सेबल। आपके स्टेटस से कोई मतलब ही नहीं है। एंड आंसर इज टैक्सेबल। तो भैया जी ये भी सम हमारा हो गया। हम लोग अगले सम की तरफ बढ़ रहे हैं। सम नंबर, क्वेश्चन नंबर 7। और अच्छी बात क्या है, ये एग्जाम में आया हुआ है, सीए इंटर के एग्जाम में आया हुआ है। May 17 ओल्ड सिलेबस में पूछा था। अब ये ओल्ड सिलेबस, न्यू सिलेबस, इन जाति प्रथा में मत जाओ। 2017 2018 इनमें मत जाओ। सीए का है कि सीएमए का, इन सब में मत जाओ, क्योंकि इसमें सबके आएंगे और हमें सब देखना है, क्योंकि वी लव सम। बस हमें सम से मतलब है। मजा आ रहा है या ब्रेक चाहिए? मजा आ रहा है? लगे रहो मुन्ना भाई। ड्यूरिंग द लास्ट 4 years preceding the financial year 2021, Mr. Damodar, a citizen of India, was present in India for 430 days. Nice. During the last 7 previous year, preceding the previous year, 2021, he was present in India for 830 days. Very good. Mr. Damodar is a member of crew of a Dubai-bound Indian ship carrying passenger in the international water, which left Kochi port in Kerala on 12 August 2020. Following details are made available to you for the previous year. Date entered into the continuous discharge certificate in respect of joining the ship by Mr. Damodar 12 August. Ship कब गया? So ship 12 अगस्त गया, तो चलो 12 अगस्त की ज्वाइनिंग है। And date entered in the continuous discharge certificate in respect of signing off the ship by Damodar is 21st January. In May 2020, he had gone outside
out of India to Singapore and Malaysia on a private tour for a continuous period of 29 days. You are required. ये बताओ दामोदर साहब का स्टेटस क्या है प्रीवियस ईयर 2021 में? तो बता सकते हो दामोदर साहब इंडिया में कितना दिन रहे? अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, इसके बाद तो बाहर ही थे. फिर आ जाए जनवरी, फरवरी, मार्च, यही तो है. हाँ, इसमें अप्रैल में तो रहे, मई में तो रहे, जून में तो रहे, जुलाई में तो रहे, और अगस्त में 12 तारीख का उनका बाहर हुआ है. हाँ, तो डेट ऑफ डिपार्चर काउंट कर लूं? काउंट कर लीजिए. 12 डेट ऑफ डिपार्चर तो काउंट करते हैं ना, तो काउंट कर लिया. और डेट ऑफ अराइवल तो काउंट करते हैं ना, तो काउंट कर लिया. 21 जनवरी को आते थे, तो 21 से 31 11 दिन बहुत अच्छे हो. 28 मार्च, और उसमें भाई साहब को 29 डेज की टूर मारते आए हैं. हाँ, टोटल में से 29 डेज हटा दूंगा. तो बताओ भैया कितना दिन हो गया? तो सर 1 2 3 4 5 6 180 190. अरे हो जाए, ट्राई तो गिन रहा हूं. 1 2 3 4 5 6 180 प्लस 12 11 23 23 माइनस 24 माइनस 29. थोड़ा जोड़ के बताना यार, ये 182 डेज नहीं हुआ. ये 29 डेज मार दिया. ये 182 डेज नहीं हुआ, और 616 इन भाई साहब पे लगता नहीं है. 616 भाई साहब पे लगता नहीं है, बिकॉज इज अ इंडियन सिटीजन एंड अ मेंबर ऑफ इंडियन शिप क्रू गोइंग टू दुबई. देयरफॉर 616 इज नॉट एप्लीकेबल, और ये बोले जाएंगे NR, नॉन रेसिडेंट. साथ में हो? चलो बढ़िया. आंसर देख ले. आंसर क्या देखेगा? चल, नॉन रेसिडेंट. अगले सब में आते हैं. A Korean company Damson Limited entered into the following transaction during the financial year. Received 20 lakh from a non-resident for use of patent for business in India. फटाफट बोलो. And answer is taxable because income is deemed to be earned in India. Received 15 lakh from a non-resident India for use of know-how for a business in Sri Lanka, and this amount was received in Japan. क्यों? कोरियन कंपनी है, मतलब फॉरेन कंपनी है. फॉरेन कंपनी है तो मान लिया पोएम इज नॉट इन इंडिया. पोएम इज नॉट इन इंडिया तो इट इज नॉन रेसिडेंट, ये मान ले. हाँ. रिसीव 7 lakh फ्रॉम RR लिमिटेड, इंडियन कंपनी, फॉर प्रोवाइडिंग टेक्निकल नो हाउ इन इंडिया, तो भैया टैक्सेबल. और रिसीव 5 lakh फ्रॉम R एंड कंपनी मुंबई for conducting the feasibility study of a new project in Nepal, and the payment was made in Nepal. तो इनकी इनकम हो गई 27 लाख. हाँ क्या? लास्ट वाला पढ़ो, दोबारा पढ़ो आप. देखो मैडम, पैसा मिला है नेपाल में और प्रोजेक्ट भी है नेपाल में, यानी इनकम अर्नड आउटसाइड इंडिया, रिसीव आउटसाइड इंडिया, तो हमने उसको नॉन टैक्सेबल कर दिया. पता? नॉन टैक्स. नंबर नेक्स्ट. बीच में एक छोटा सा ब्रेक लेता हूं, इसको हम लोग बोलते हैं प्रवचन ब्रेक. RS बहुत ही छोटा सा टॉपिक था, 2 क्लास में फिनिश हुआ. एक आज आधी घंटे इसको और पढ़ा, वो छोड़ दो, अदरवाइज 4 साढ़े 4 घंटे में फिनिश हुआ. 4 साढ़े 4 घंटे जिस टॉपिक को हमने किया है, उसके सम्स को करने में हमें करीबन 2 घंटे लग जा रहे हैं. आज लग ही जाएंगे. रेशियो आप देख लो, वही 8:4 हिसाब से होमवर्क आपको करके आना चाहिए था. मतलब ये काम आपको घर पे करना चाहिए था. ये अच्छी वाली पढ़ाई नहीं हो रही है. यहाँ पे जो हो रहा है ना, ये सब मेरा पावर अप्लाई हो रहा है. आपको लगता है हाँ समझ में आ रहा है. समझाना नहीं है भाई, तू सम को कर, समझा मत मेरे को. ये समझ में आ गया, अब कर. नहीं, समझ में आ रहा है.
अरे समझना नहीं है, प्रैक्टिस करनी है यार। तुम अकरम की बॉल को देख रहा है, वो ऑफ स्पिन है कि इन स्पिन है? अरे देख मत, जा बैठ ले और जा खड़ा हो जा। तो बताओ, टीवी में उसी बॉल को रीड करके बताना हाँ समझ में आया, ड्रॉप टाइप ही दे गई, इन स्पिन बॉल था। टीवी में बता रहा है अकरम की बॉल इन स्पिन है, आज जाके खेल वहां पे तब मालूम पड़ेगा। जब 150 डिग्री स्पीड से आएगी बॉल कटाक करके, तब तुझे इन स्पिन ऑफ स्पिन समझ में आएगा, कुछ नजर ही नहीं आएगा। तो यही है कि अभी जो आप देख रहे हो ना, ये टीवी में मैच चल रहा है, अभी आप आराम से रीड कर पा रहे हो, हाँ समझ में आ रहा है, दरकार पड़ने पे रिप्ले भी चल जाता है। लेकिन जब आप एग्जाम हॉल में करेंगे ना, तो टाइम आपको रिप्ले का परमिशन नहीं देगी। तो ये सब आप एग्जाम हॉल में कैसे प्रैक्टिस करोगे, उसलिए आपको घर पे करना चाहिए था कि मैंने घर पे स्वयं किया है। आप बस एक बार आंसर कंफर्म कर देते, तब होती असली पढ़ाई। तब भी मैं क्लास में ऐसे ही बताता एक एक करके सम्स, मतलब मैं कुछ आज तुम्हारे लिए एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं ला रहा हूं, मैं तो ऐसे ही पढ़ाता। लेकिन तुम घर पे किए हुए होते तो इसका मजा ही अलग आता। सिंस हमने बहुत कम टाइम आपको दी थी, तो ठीक है, आपका जस्टिफिकेशन है कि सर हम इतना नहीं कर पाया, कोई बात नहीं। लेकिन आपको रिलेशन समझ में आ गया। 4-5 घंटे ट्यूशन, तो 2 घंटे का सेल्फ स्टडी का होमवर्क। मैं हो सकता है कि तुम्हें क्लासेस वीडियो में दे दूं, लेकिन तब भी मैं तुम्हें अच्छे नंबरों से पास करा दूंगा। बस तुम मेरी एक बात मान के रख लेना, जो होम टास्क आए ना, तो सब काम छोड़ के पहले होम टास्क करना, क्योंकि होम टास्क हर दिन नहीं आता, टॉपिक फिनिश होने के बाद आता है। और अभी छोटे छोटे टॉपिक चल रहे हैं, RS 2 क्लास, एग्रो 2 क्लास। जब हाउस प्रॉपर्टी टॉपिक आएगा तो 6 क्लास तक कोई होमवर्क ही नहीं है। 6 क्लास के बाद अचानक एक दिन होमवर्क आएगा, 3-3.5 घंटा करना रहेगा। हाँ तो करना रहेगा। तो जैसे ही मेरा होम टास्क आए, तो तुम समझ जाना कि सिर्फ यही असली पढ़ाई है। तुम किसी भी सीनियर से पूछ ले, भैया टेस्ट कैसे पढ़े, और सर बार बार रिपीट कराएंगे, उसके साथ साथ रिपीट करना, और सम हम देख लेना, इंस्टीट्यूट के सारे सम देख लेना, खत्म। वो बोलता है इंस्टीट्यूट के सारे सम देख लेना, वो मरा हुआ है। मैं बोल रहा हूं इंस्टीट्यूट के सारे सम कर लेना, कर लेना, देखना नहीं, कर लेना। मैं तुम्हें दिखा रहा हूं, दिस इज नॉट देखना, ये कोई काम का नहीं है, कर लेना। जमीन आसमान का डिफरेंस फील होगा। तुम्हें फील कराऊं इस बात को, फील कराऊं इस बात को। सम नंबर 9 आपको करना है, गो हेड, नो सपोर्ट फ्रॉम माई साइड, मैं पढ़ूंगा भी नहीं सम।
Over. What is your answer? हाँ. It is a non-resident because its place of effective management is in USA because all the key decisions are taken in a board meeting which is held in USA. Therefore, the residential status for the AY 2021-22 for the Basil Limited is non-resident. Or discuss the tax treatment of profit from export of business. It is taxable in India because income is earned from Income is earned in India. Nice. क्या बोलते हो अभिषेक जी? नहीं. सिमरन मैडम, आंसर क्या? नॉन रेसिडेंट है. चलो ठीक है, आगे. इनकम इज अर्न इन इंडिया, देयरफॉर टैक्सेबल. क्या बोलते हो सर? सेम. अंकित, तुमने अपनी जान में बेस्ट प्रेजेंटेशन के साथ बोला बिकॉज यू आर वाइल स्पीकिंग यू वर सेइंग AY 21-22. मतलब तुम अपने दिमाग में वही फ्रेम कर रहा था जैसे मैं एग्जाम में बोलूंगा लिखूंगा वैसे ही तुमने बोलने की ट्राई की, राइट? तो मैं तुम्हें एक छोटा सा यहाँ पे क्लैरिफिकेशन दूंगा कि कभी भी टॉपिक को क्लाइंट को समझाओ या आंसर दो, दोनों का तरीका एक ही है. ये सबसे पहले आप लॉ बोलिए. डोंट कनेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड. पहले आप लॉ बोलिए. एजुकेट योर क्लाइंट. दैट इज द पॉलिसी. यही प्रोफेशनलिज्म है ताकि क्लाइंट का आपके ऊपर भरोसा बैठे. क्लाइंट एजुकेट नहीं होता. मैं तुम्हें इतना पढ़ा रहा हूं, तुम्हें कौन सा टैक्स आ जा रहा है? मैं तुम्हें 17 बार रिपीट कराऊंगा तो जाके तुम्हें टैक्स आएगा. तो एक बार क्लाइंट को बोलने से क्लाइंट सिर्फ इंप्रेस होता है, एजुकेट नहीं होता. फिर भी ठीक है, आप उसको एक बार ट्राई करो कि वो एजुकेट हो जाए. उसे बोलिए एज पर सेक्शन 6 सबसेक्शन 3. A foreign company is said to be resident in India if its place of effective management is in India. Place of effective management is said to be in India if its key decisions which are affecting business as a whole are substantially taken in India. As per the above provisions, Desi Limited, which is a foreign company, its key strategic decisions are substantially taken in US. Therefore, this company's poem is not in India. Therefore, this foreign company is not said to be resident in India. Baat clear? As per section 5, a non-resident will be liable to pay tax in India if the income is either earned in India or received in India. Here, 75 lakh has been earned. 75 lakh income has been earned from a branch office in India by purchasing the diamond from Mumbai and exporting it out. A non-resident is said to have a business income earned in India if it has been earned through a business connection in India. And as per section 9, a business connection is said to be in India if the non-resident has a branch or agent in India who can conclude contract on his behalf. So here the branch of Desi Limited in India is purchasing the diamond and exporting the diamond. That means they are concluding the contract, and therefore this branch is said to be business connection in India, and therefore income is said to be earned in India, and therefore this income is taxable. इसने भी पूरा बोला था अपनी जान में, मैंने भी पूरा बोला था, लेकिन जब आपको लग रहा है कि यार सर कुछ ज्यादा ही दिखा रहे, इतना दरकार नहीं है, राइट? इतना सेक्शन 5 सेक्शन 9, ये पर तुम्हारा इंस्टीट्यूट सजेस्टेड आंसर क्या देता है? डू यू अंडरस्टैंड व्हाट इज सजेस्टेड आंसर? Suggested answer. Do you understand what is suggested answer? What do you understand by suggested answer? What do you mean by? Any one of you? Suggested answer. Ankit Ujja. What do you mean by suggested answer? is correct. What is suggested answers? Suggested answers?
No. You are just picking up the theory, suggested answer. You are interpreting the nomenclature. It's not that. Suggested answer is the seat of answer which is given to the examiner to match the answer with the student's copy. And if they are finding the similarities, then allot the marks. And if the paras are lacking, then don't give the marks. तो इट इज एग्जैक्टली द सीट जो एक एग्जामिनर को मिलता है कि बंदे ने ये लिखा है ना तो नंबर दे, और ये पैरा लिखा है ना तो नंबर दे, और ये पैरा नहीं लिखा ना तो नंबर मत दे. मतलब योर आंसर शुड बी पैरा वाइज सिमिलर, सेम, पैरा वाइज सेम. ठीक है, आपकी लिटरेचर चेंज हो सकती है परंतु वो सारे पैरा कवर होने चाहिए, देन यू विल गेट फुल मार्क्स. तो योर आंसर शुड बी ऑलमोस्ट same as suggested answers. At least the content must be same. Literature is RM may vary. So what is suggested answers? It is not guidance. It is exactly इसके बेसिस पे एग्जामिनर आपको मार्क्स देते हैं. अब देखे अंकित को कितने मार्क्स मिलेंगे. This is the answer and this is the length. As per section 363 foreign company. क्या डेफिनेशन अंकित ने बोला था, बोलो. अंकित ने सीधा आंसर मर्ज करके बोला, मतलब केस को मर्ज करके बोला. क्या बेयर लॉ बोला था बिना डीजी को यूज किए? अंकित तूने ये पैरा क्यों नहीं लिखा रे? क्या अंकित ने प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट की डेफिनेशन दी थी? नहीं दी थी. अब अंकित ने सीधा ये लिखा, तो अंकित को मिलेंगे, यदि ये 3 नंबर का समय हाफ अलॉटेड है तो इस 1.5 में से अंकित को सब आता था, परंतु अंकित को मिलेगा 0.5. अंकित चेहरा उदास मत करना, ये टीचिंग चल रही है. एंड हेंस इज अ नॉन रेसिडेंट, तो इसलिए भी अंकित को मिलेगा 0.5, यानी 2 नंबर में से अंकित को मिला 1. और इधर आते हैं एच पर सेक्शन 5. जब मैं सेक्शन 5 बोलता हूं तो कई जन बोलते झाड़ रहा है, टीटीटी में भी सेक्शन 5 बोलेगा. देख, As per section 5, in case of non-resident income which is alter area deemed to be accrue or arise in India, is taxable. As per section 9, accordingly, the profit of 75 lakh from export of uncut and unassorted diamond purchased from dealer of Mumbai by the branch of office in India would not be deemed to lay. Answer change हो गया. Hence the same would not be taxable in India. तो मेरा आंसर रॉन्ग हो गया. लेकिन मेरा आंसर रॉन्ग हो गया, लेकिन मेरे को इसमें 2 में 2 मिल गए, अंकित को 1 मिला, और मेरा ये आंसर राइट हो गया, इसमें मुझे हाफ मिल गए. अरे आंसर रॉन्ग है, सुन रहे हो, आंसर रॉन्ग है. लेकिन ये 2 नंबर पूरे मिल गए, ये हाफ मार्क्स और मिल गया. मेरे को इन 2 पैरा का आंसर नहीं मिला, मतलब मेरा करीबन 4 में से 2.5 मेरे को मिल गया, 1.5 मेरे को नहीं मिला. तो एक रॉन्ग आंसर भी अच्छी राइटिंग स्किल वाले को नंबर दे के जाता है. एक रॉन्ग आंसर भी अच्छी राइटिंग स्किल वाले को नंबर दे के जाता है. क्योंकि मैंने पैरा चेंज कर करके सब बोला, लास्ट में मेरा कंक्लूजन रॉन्ग हो गया, तो हो सकता है ना. टेक्स्ट क्या है? लॉ. समझो, लॉ मेमोराइज, लूप बनाओ, याद करो, लॉ अप्लाई करो. तो यार याद तो किया ही था, अप्लाई करने में भूल हो गई, नंबर क्यों नहीं देगा? 4 में से 2.5 लेकर आ गया मैं रॉन्ग आंसर में. क्या सीखा? राइटिंग स्किल. और क्या सीखा? अपने आप समझने में और बोर्ड में पढ़ने में जमीन आसमान का अंतर है. तो अगली बार जब होम टास्क मिले तो प्लीज अटेम्प्ट करके आना. लेट्स सी ये क्या बोल रहे हैं. ये बोल रहे हैं एज पर एक्सप्लेनेशन टू सेक्शन 9, इन केस ऑफ नॉन रेसिडेंट नो इनकम शैल डीम टू accrue or rise in India through or from operation which are confined to the purchase of goods in India for purchase purpose of export. यानी merely purchase in India, merely purchase agent is not a business net. Merely purchase agent is not a business transaction. Section 9 exception पढ़ा हुआ था भोजपुरी सिनेमा.
बताओ ये क्या करता है, ये कंपनी का ब्रांच आपका क्या करता है? दे परचेज, द ब्रांच ऑफिस वाज रिक्वायर्ड टू परचेज अनकट अनअसॉर्टेड डायमंड फ्रॉम द डीलर ऑफ मुंबई एंड एक्सपोर्ट देम टू यूएसए. So this is merely a purchase agent, therefore this is not a business transaction. Not a business transaction, then income is not deemed to be earned in India and therefore not tax. बड़ा बात तो था ही, डिसीजन लेने में क्या अर्थ हो गया? क्या सीखा? राइटिंग स्किल अच्छी हो तो 4 रॉन्ग आंसर में भी हाफ से ज्यादा मार्क्स मिल सकते हैं. लिख, डिसीजन देखा जाएगा क्या है रॉन्ग. और अंकित ने जो लिखा उसको इसमें मिलता 4 में 1, मेरे को मिला 4 में 2.5. उसको कितना मिलता उसको समझ में आ गया. ये खाली कंक्लूजन दे रही थी, तो एक कंक्लूजन इसका राइट हुआ इन इंडिया हाफ मार्क्स, एक कंक्लूजन इसका रॉन्ग हुआ, तो इसको मिलेगा 4 में हाफ. तो सिर्फ कंक्लूजन मत दीजिए, लॉ लिखिए. हाँ बोलो तो आगे बढ़ू ना यार. तुम्हारा चेहरा नॉड नहीं कर रहा है तो मैं रुका हुआ हूं. चेहरा नॉड कर, लाइव क्लास है ना यार, लाइव क्लास में चेहरा देखना पड़ता है बच्चों का. यू ऑल आर सरप्राइज, स्टन्ड. अरे क्या हुआ ये, हमें 4 में 1 ही मिला. होता है, कोई बात नहीं यार, अगले सब में आओ. मार्च 18 का समय और दिया हुआ है मिस्टर कुणाल. मार्च 18 नहीं, मार्च 18, अच्छा तो एग्जाम डेफर हुआ होगा. वो एमटीपी का समय, तो एमटीपी में क्या है. चलो, मिस्टर कुणाल, एमटीपी मतलब मॉक टेस्ट पेपर, इंस्टीट्यूट द्वारा आया. Mr. Kunal is an Indian citizen and a member of crew of Thailand-bound Indian ship engaged in carriage passenger of international traffic, departing from Port Blair on 10 July. His stay in India for last 4 years, 375 days and 729 days. और उसके बाद ये समय, भैया ये सेम समय छोड़ दूं? अरे ऐसे समय अभी हमने किया था. तो ये तुम्हारा होम टास्क है. सेम समय एमटीपी आरटीपी में ज्यादातर सम एग्जाम में छप जाते हैं. एनटीपी में दिया, बाद में एग्जाम में पूछ लिया. क्वेश्चन नंबर 11 में हूं. फॉरेन बाउंड शिप का सम कर चुका था इसलिए आगे बढ़ गया. कविन अ नॉन रेसिडेंट एंटर्ड इनटू द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 2021, received 20 lakh from a non-resident for use of patent of business in India. Taxable. Received from foreign currency equivalent to 15 lakh from a non-resident. ये सब वही है, सेक्शन 9 के ऊपर बेस समय. तो ये आपका होम टास्क. होम टास्क मतलब अभी मैं चेक नहीं करूंगा, ये हो गया. तो मैं कोई डाउट हो तो बता दूंगा, आंसर्स तो मैं दिखा दूंगा, आंसर देख लेना. करुणा कपूर, वाह, इज अ हॉलीवुड एक्ट्रेस. हर पासपोर्ट रिवील्स द फॉलोइंग. ये थोड़ा डिफरेंट लग रहा है. 20-21 को इतना दिन इंडिया में आई है, 19-20 में इतने दिन इंडिया में आई है, एंड सो ऑन. फाइंड हर स्टेटस. निकाल देते हैं यार. 20-21 में आप मैडम इंडिया में आई हो 3 अप्रैल से जुलाई 11, तो भैया मोर देन 60 डेज हो गया. 1920 में आप 22 जून को आई हो. 22 जून मतलब 9 दिन, और जुलाई 11 को गई हो, 11 दिन. फरवरी 18-19 में फरवरी 10 को आई हो, मतलब 18 दिन, 19 दिन. और मार्च 26 को गई हो. 7 सितंबर को आई हो, मार्च 26 को गई हो. अरे बहुत दिन रह रही है मैडम. हाँ, 30 में से 6 हटाओ, 24 दिन. सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च. मार्च, ये फरवरी था भाई, 28 दिन. अब आ गया 16-17. तो 16-17 को आप 17 मई को आई हो और 30 सितंबर को गई हो. तो 17 मई मतलब 16 दिन हटा दो, 15 दिन मैडम रही है. 15 दिन रही है 17 में. जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर. एक बार ये 4 साल के डेटा लेते आगे बढ़ता हूं. हाँ, यदि 4 साल में 365 नहीं हुए तो कहानी क्लोज हो जाएगी.
तो 11 9 20, 26 9 35 10 45, ये जोड़ो यार, 201 जोड़ लिया, 1 2 3 4 5 6, हाँ 201 लग रहा मेरे को भी, और ये हो गया 15 45, 1 2 3 4, 120 122 127 137, भैया 365 दिन तो हो गया, नजर आ रहा है ना 365 दिन, या जोड़ना पड़ेगा, 365 डेज हो गया। अब 15 16 तो मैडम कुछ खास रही नहीं है, तो 730 दिन होने वाला नहीं है, 7 सालों में 730 दिन होने वाला नहीं है, मरते डूबते तो 365 हुआ था, तो मैडम आप हो गई है ना खत्म, 6 आप हो गई मैडम एनआर। हाँ एनआर एनआर, यहाँ पे पूरा डे जिन्होंने निकाला है, ये 200 जिसने भी टोटल बताया सही बताया, 137 सही बताया, 20 46 सब सही है, और यहाँ पे इतना इतना दिन काउंटिंग हो रहा था, तो ये 7 सालों में 1 2 3 4 5 6 7, ये बात हो तो 300 नहीं 730 दिन नहीं हुआ, 730 दिन नहीं हुआ, देखो मैडम हो गई एनआर। आंसर बता भी दो ना ठाकुर, ओ यार 730 दिन हो गया था, टोटल मारो एक बार, बस रेसिडेंट हो गई मैडम, और कुछ नहीं, ओआर नहीं है, 61C सेटिस्फाई की है इसलिए रेसिडेंट हो गई है ना, तो बस आंसर वही है, यू आर रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरली रेसिडेंट, है ना, एनओआर आंसर। अब देख लो इसको भी लोग कितना लॉ लिख रहे हैं, क्योंकि हो सकता है डेज काउंटिंग में मिस्टेक हो जाए, तो हो सकता है नंबर वहां चले जाए, लेकिन लॉ लिखने से तो नंबर मिल जाएंगे, देयरफॉर ये माने जाएंगी क्या, एनओआर। अगले सब में आते हैं, एमटीपी का है, मिस कायरा, नाम तो सुना हुआ यार, एन अमेरिकन नेशनल गॉट मैरिड टू मिस्टर रमेश ऑफ इंडिया इन यूएसए ऑन 1/3/20 and came to India for first time on 23/20. She left India for USA on 29/20. She returned to India again on 27/3/21. She has earned the following income. तो सबसे पहले हमें उसका स्टेटस निकालना पड़ेगा, फिर ये निकालना तो आसान है, स्टेटस बता दो, बाद बाकी काम होमवर्क। हाँ तो बताओ क्या है, अमेरिकन सिटीजन है, कब आई है इंडिया में, फर्स्ट टाइम ऑन 20 मार्च, तो 20-21 में 6 महीने के करीब रही है भाई, 6 महीने के करीब रही है, तो दिन गिनना पड़ेगा, 182 तो नहीं हो जा, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, नहीं सितंबर में 20 दिन, थोड़ा जोड़ दो, 1 2 3 4 5, 150 170 1 2 3 173, और यहाँ पे मैडम वापस आ गई 27 मार्च को, तो 4 दिन 5 दिन यहाँ और जोड़ लो, तो मैडम का इंडिया में 178 डेज हुआ। तो मैडम को क्या बोलूं, नॉन रेसिडेंट, श्योर है क्या, तो जी मैडम मेरा ईयर तो 1 अप्रैल से शुरू होता ना, मेरा ईयर तो 1 अप्रैल से शुरू होता, तो आप 19-20 में कितने दिन रहे, ये तो बात की बात है, मैं तो पहले 20-21 का निकालूंगा ना, तो 20-21 कहां से शुरू हो रहा है, 1/4/20 से 20/9/20 तक, इसलिए मैंने अप्रैल से स्टार्ट किया, मार्च से स्टार्ट नहीं किया, बात क्लियर। तो फाइनली हमारी कायरा मैडम इंडिया में 178 डेज इस साल रही, और पिछले साल 4 सालों में 4 दिन रही है, पिछले 20 तारीख को आई ना, तो 11 दिन रही है, 11-12 दिन रही है पिछले 4 सालों में, तो सब मिलाते 60 डेज प्लस 365 डेज की क्राइटेरिया फुलफिल नहीं कर रही है। वैसे भी इनको पर 60 प्लस 365 क्राइटेरिया अप्लाई नहीं होती, बिकॉज सी इज अ पर्सन ऑफ इंडियन ऑरिजिन, इंडियन लड़के से शादी करके रखी है, शादी 2 साल से टिकी हुई है, तो इंडियन ऑरिजिन हुई, और इंडियन ऑरिजिन हु केम टू इंडिया फॉर विजिट पर्पज 61C नहीं लगता,
और 6-1 मैडम सेटिस्फाई नहीं कर रही है, तो मैडम हो रही ना नॉन रेसिडेंट। तो इसमें क्या सब वो लिखाना पड़ेगा, सी इज पर्सन ऑफ इंडियन ऑरिजिन, यस सब लिखाना पड़ेगा। टोटल स्टे ऑफ द एसएससी वाज लेस देन 182 डेज, और पिछले 4 सालों में 12 दिन। देयरफॉर सी इज नॉट सेटिस्फाइड एंड देयरफॉर सी इज नॉन रेसिडेंट, और नॉन रेसिडेंट के अनुसार इनका टैक्स निकाल देना। ठीक है, ठीक है। तो आपने जितना क्लास में मैंने पढ़ाया, कुछ भी ज्यादा पढ़ा दिया क्या? जितना पढ़ाया एक एक वर्ड काम आ रहा है ना। Mrs. Bhavna and Mrs. Prerna are sisters and they earned the following income during the financial year 2021. Mrs. Bhavna is settled in Malaysia since 87 and visits India for a month every year. Mrs. Prerna is settled in Indore since her marriage 1995. Compute the GTI of Mrs. Bhavna and Mrs. Prerna. तो भैया मिसेस भावना कहां पे सेटल्ड है? मलेशिया। इंडिया में आती सिर्फ 30 दिन के लिए, तो ये हो गई नॉन रेसिडेंट, और मिसेस प्रेरणा हो गई ऑर्डिनरी रेसिडेंट। तो भैया ऑर्डिनरी रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट के हिसाब से इनका टैक्स निकाल देना। तो पहले लॉ में लिखना पड़ेगा कि मिसेस प्रेरणा इज अ ऑर्डिनरी रेसिडेंट और मिसेस भावना इज अ नॉन रेसिडेंट, क्यों वो भी लिखना पड़ेगा, और फिर आपको इसमें कंप्यूट करना रहेगा। नंबर 18, Mr. Surya, an Indian citizen, traveled frequently out of India for his business trip as well as for his outings. He left India from Mumbai port on 15th May as stamped in the passport. He has been in India for less than 365 days during 4 years immediately preceding the previous year and has not been in India for at least and has not been in India for 60 days in the previous year. तो खुद ही बता दिया मिस्टर सूर्या जो है वो नॉन रेसिडेंट है, और उसके बाद आरएस उसका बताना है, और टोटल इनकम में कुछ इनकम दी हुई है निकाल के बता देना। कंपैरेटिवली आसान सम है। आरटीपी नवंबर 18 का समय। तो जो बोल रहे थे आरएस इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, देख लो भाई। हाँ सर, किसने बोला आरएस इंपॉर्टेंट नहीं है? अब कुछ बच्चे बोल देते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक सैलरी होता है। अरे किसने बोला तुझे इंपॉर्टेंट टॉपिक सैलरी होता है? सैलरी में भी देखना 30 समय मिलेंगे, आरएस में भी देखना 30 ही समय मिलेंगे। सैलरी पट्टो सीखने में 10 दिन लग जाते हैं, आरएस सीखने में 2 दिन लगता है। आरएस का रिकैप 12 मिनट में बन जाता है, सैलरी का रिकैप 1 घंटे का बनता है, और तुम सैलरी का ढूंढ रहे हो। सब टॉपिक इंपॉर्टेंट है, सारे दोस्त जरूरी है, सारे टॉपिक जरूरी है। Mr. Sahil, a citizen of India serving in the Ministry of Human Resource in India, was transferred to Indian Embassy in Germany. His income during the financial year is given as under. Sahil did not came to India during the financial year 2021. Compute his GTI. तो इंडिया में आया ही नहीं, तो वो नॉन रेसिडेंट है, लेकिन उसकी सैलरी इनकम तो अर्नड इन इंडिया मानी जाएगी, और उसका अलाउंस 10(7) में एग्जेम्प्टेड है। बताया भाई? अरे बताया भाई, सैलरी इज टैक्सेबल इन इंडिया, अलाउंस एंड परक्विजिट्स आर एग्जेम्प्टेड। हाँ, नेक्स्ट। और उसके बाद ये नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट से इनकम लाया, वो तो इंडिया की इनकम है, अर्नड इन इंडिया, टैक्सेबल है। पोस्ट ऑफिस से इनकम लाया 3200 है, तो एग्जेम्प्टेड है। 3500 तक छूट मिलती है। हाँ बोलो। एंड रेंट फ्रॉम हाउस सिचुएटेड इन ऑस्ट्रेलिया रिसीव्ड इन ऑस्ट्रेलिया देयर आफ्टर रेमिटेड नॉन टैक्सेबल है, क्योंकि आप नॉन रेसिडेंट हो। तो दिस इज 0, this is 0, this is taxable, this is 0, this is taxable, and this is 0 total. सैलरी को टैक्सेबल किया, और अलाउंस को एग्जेम्प्ट किया, हाउस प्रॉपर्टी को एग्जेम्प्ट किया, और पोस्ट ऑफिस के इंटरेस्ट को एग्जेम्प्ट किया, और एनएससी को टैक्सेबल किया। वही आंसर। ये तो बहुत ही आसान सा सम है, सब ईयर में कब कब आया कब कब गया बता दिया, और बोला फाइंड इसका आरएस, तो ये तो हो ही जाएगा। सब एग्जाम में आए हुए समय दोस्तों। फिर दिया हुआ श्री सुभाष चंद्रा, सिटीजन ऑफ इंडिया फॉर द प्रीवियस ईयर 2021, इनकम फ्रॉम बिजनेस इन इंडिया, द बिजनेस इज कंट्रोल फ्रॉम।
कंट्रोल फ्रॉम लंदन वर रेमिटेड टू लंदन, ये सिंपल सेक्शन 5 के ऊपर बेस करके समय। OR है तो बताओ टैक्स कितना होगा, NOR है तो बताओ कितना टैक्स होगा। हाँ कर लेना, ये नहीं कि हो जाए सर ने दिखा दिया हम लोग देख लिए। ये भी वही है, सेक्शन 5 के ऊपर बेस समय, तीनों के ऊपर आपको टैक्स बताना है। हाँ बोलो। और इस तरीके से मुझे लगता है कि हमने कितने सम कर लिए, 20 सम के करीब में देखे हमने, और बात ये सब मैंने आपका होम टास्क बना के छोड़ा है। इन बचे हुए होम टास्क में आपको कोई डाउट होगा तो आप हम लोग से पूछेंगे। तो नेक्स्ट क्लास इन बचे हुए सम्स में, मतलब टोटल सम्स में आपको कोई भी डाउट हुआ तो आप पूछेंगे सर इसका ट्रीटमेंट बताइए, और यदि आपने कुछ नहीं पूछा तो मैं आपको आंसर्स बता दूंगा और बात खत्म हो जाएगी। सर ये आंसर वाली बच्चों को मैट देना है ना, लेकर आइए, लेकर आइए एक मैट ले आइए, बात ये लोग वहां से ले लेते। इस सम का आंसर देना, डिटरमाइन determine the residential status of Sundaram HUF, which carries out its transaction in Malaysia. Its affairs are partly controlled from India, and the Karta of HUF Sundaram, who is from Chennai, visits India on 1/6/20 and leaves to India on 10/2/21. He has not visited in India for past 11 years. तो बताओ इस HUF का स्टेटस क्या हुआ? पूरा बोलो सर, ऐसे अधूरा मत बोलो, इंस्टीट्यूट की तरह मत बोलो। क्या आंसर आया? अरे आंसर देना, तुम कहां खो जाता है यार। एक बार क्लास ओवर हो जाए फिर बात कर लेंगे। हाँ सर हम दोबारा पढ़ेंगे हम लोग, पढ़ो पढ़ो। हाँ Resident in India, its business is wholly or partially controlled in India. According to this case, this सुंदरम HUF is partly controlled from India. So, Sundaram HUF is resident in India. Further, दोबारा पढ़ते भी तुमने इतना टाइम लिया। हाँ section 6 subsection 6 को satisfy करता कर रहा है। अच्छा 7 साल में 730 दिन हो रहा है। हाँ बस अभी गिना चुना जून में आया है और फरवरी में चला गया, मारपीट के 200 दिन रहा होगा, और पिछले 7 साल में ना तो 730 दिन रहा, ना 10 साल में 2 बार रेसिडेंट है, तो कर्ता सिद्ध की दोनों कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, इसलिए इस कर्ता को बोलेंगे, इसलिए इस HUF को बोलेंगे नॉट ऑर्डिनरली रेसिडेंट। ठीक है, तो ये आप देख लेना, मतलब ये मुझे लगता है कि पूरी की पूरी क्लास, ये जो भी है इसमें 32 सम, ये हमारी क्लास के अंदर है, और हमने आज आपको 20 सम करके दिखा दिए, और बचे हुए सम्स अभी भी आपका होम टास्क है, उसको आप जरूर से करना, जरूर से करना, वही असल पढ़ाई है। अभी आप लोग को मैट देने की बारी आई, तो ये पहला मैट है आपको, हम लोग आपको करीबन 1 2 3 4 5 मैट दे सकते हैं, 4 तो पक्का है। ठीक है, 6 मैट की बात थी, मतलब हम लोग पहले सोचे थे 6 मैट, फिर हम लोग मैट क्या कर रहे हैं, मर्ज कर रहे हैं, क्योंकि ज़्यादा मैट होने से भी तो एक लोचा आता है ना, तो हम लोग मैट मर्ज कर रहे हैं।
जैसे इसका नाम है जीएसटी एल्बम, लेकिन लिटरली ये डीटी एंड जीएसटी एल्बम है, ठीक है। एक पॉपुलैरिटी के लिए नाम देते हैं हम लोग जीएसटी एल्बम, परंतु ये डीटी एंड जीएसटी का मर्ज एल्बम है। और ये है हमारा सबसे इंपॉर्टेंट मैट, क्योंकि इससे क्लास चलेगी। क्लास में जो बीच बीच हम लोग चार्ट दिखाते हैं ना, लाल पीला हरा में, वो यही चार्ट है। इसमें इसकी हमारी थीम ये है कि पढ़ाते पढ़ाते ये अनुभव हुआ कि बच्चे इतना कंटेंट हमसे लेते हैं कि लास्ट में एग्जाम के दिन उनका वो उठता नहीं है। पढ़ाएंगे तुम सारा जो जो एग्जाम में पूछा हुआ है, तुम देख लो आरएस में मैंने ज्यादा पढ़ा दिया क्या, एक भी लाइन ऐसी नहीं है जो एग्जाम में नहीं आया। बताओ ओआर काम नहीं आया क्या, एनओआर काम नहीं आया क्या, एचयूएफ काम नहीं आया क्या, कंपनी का पोएम काम नहीं आया क्या, या सेक्शन 5 काम नहीं आया क्या, या सेक्शन 9 का कोई भी एक पैरा काम नहीं आया क्या। सर सब काम आए एग्जाम में, सब कभी ना कभी पूछा हुआ है। तो इतना कंटेंट है और सब लेके जाना पड़ेगा, एग्जाम के दिन उठेगा कैसे। इसलिए हमने क्या किया, एक कॉन्सेप्ट बनाया कि 1 पेज में 8 चैप्टर, जैसे जीएसटी का है, इसमें पहले पेज में पूरा इंट्रो है। मैं आपको डीटी का दिखाता हूं, ऐसे लाइन से दिखाता हूं यार। ये जीएसटी में 8 पेज 8 चैप्टर, 8 पेज 8 चैप्टर, 8 पेज 8 चैप्टर। अभी डीटी पार्ट में बहुत सारे पन्ने पलट चुका हुआ। अभी डीटी में आ गया, ये कौन सा चैप्टर खुल गया भाई, ये खुला है टीडीएस टीसीएस। टीडीएस टीसीएस थोड़े बड़े टॉपिक माने जाते हैं, तो वो 2 चार्ट में है, कुछ नहीं कर सकते भाई। ये 2 चार्ट में टीडीएस टीसीएस पूरा फिनिश। वैसे सैलरी जैसे बड़े टॉपिक भी 1 चार्ट में लाया हमने। सैलरी जैसा बड़ा टॉपिक भी हमने 1 चार्ट में लाया। कहाँ ऐसे सैलरी दिखाई है, वही तो देखने का है। हाँ तो देख लो। इसका नाम एल्बम है, क्योंकि इसका शेप भी हमने एल्बम जैसा ही रखा है। और शेप इतना बड़ा इसलिए है ताकि एग्जाम के दिन साइकोलॉजी रहे कि 8 पेज में 8 चैप्टर। अभी देखो सैलरी 1 पेज 1 चैप्टर। ये मैट हमारा आज रेडी टू डिलीवर है, तो आप लोग आज ये वाला मैट कलेक्ट करो और ये वाला मैट आपको हर दिन क्लास में लेके आना पड़ेगा, ठीक है। थोड़ा बड़ा है, लेकिन साइकोलॉजी क्या है कि 1 पेज 1 चैप्टर। इसका टाइटल भी वही है, रिवाइज एंटायर टैक्स इन 1 चैप्टर इन 1 चैप्टर, ठीक है। और इसके ना हमने 1 साइडेड पेज ब्लैंक कर रखे हैं, 1 साइडेड पेज ब्लैंक कर रखे हैं। जैसे सप्लाई चैप्टर चल रहा है तो इसका लेफ्ट हैंड साइड पूरा ब्लैंक है, क्योंकि आप इतने सारे सम्स बनाओगे तो किसी न किसी सम से कुछ न कुछ तो ध्यान और बढ़ेगा। तो जो आपको लगे मेरा ध्यान बढ़ गया है, उसको लेफ्ट हैंड साइड में जो ब्लैंक साइड है उसमें अपना नोटिंग कर लेना। एनी हाउ एग्जाम के दिन हम लोग बस इसी को पलटेंगे। और बताओ इतनी सी किताब को पलटने में कितना टाइम लगेगा, हार्डली कोई 10 आवर्स। तो मैंने लिखा है रिवाइज एंटायर टैक्स इन 10 आवर्स। और ये वास्तव में यदि कर लेते ना हम लोग तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि लोग नॉर्मली एग्जाम के दिन पूरा उठा नहीं पाते टैक्स। तो प्लीज ये किताब आज आप कलेक्ट करो, और किताबें भी धीरे धीरे आती जाएगी, आपको मिलती जाएगी। चलो आज की क्लास यहीं पे ओवर। होमवर्क दिया हुआ है, नेक्स्ट क्लास 15-20 मिनट आरएस के डाउट्स, और उसके बाद हम लोग करेंगे क्या, नया टॉपिक एग्रीकल्चरल इनकम। कब सर? एज यूजुअल जब क्लास है